हमारा प्रोटागोनिस्ट जब उठता है तो वो अपनी रियल दुनिया में नहीं बल्कि एक गेम के अंदर ल्यूक बनकर ट्रैप हो चुका होता है। वही सुस्त फ्रॉग फेस्ड विलन जिसका नसीब शुरू के चैप्टर्स में ही हारना लिखा था। उसे अपनी मौत का टाइम और तरीका दोनों ही पता होता है और इसी खतरनाक नॉलेज के साथ वो किसी से भी ज्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है, सिर्फ एक लेजी और पीसफुल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। वो मैजिक की स्टडी में लग जाता है, शादी के लिए एक शांत फैमिली ढूंढता है और हर उस डेथ फ्लैग को अवॉइड करता है जो उसे बर्बादी की ओर ले जाए, लेकिन किस्मत उसे बार बार खींचकर मुसीबत में डाल ही देती है। एक ऐसे आदमी के लिए जिसे सिर्फ आराम चाहिए, जिंदा रहना ही शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। क्या वो कभी कुछ भी न करने का अपना अल्टीमेट ड्रीम अचीव कर पाएगा? चलिए पता लगाते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमारा एमसी अपने 5वें बर्थडे को याद करता है, जिस दिन वो सडनली बेहोश हो गया था और एक भयानक नाइटमेयर में चला गया था। इस भयानक सपने के अंदर उसने खुद को एक बड़े आदमी के रूप में देखा। लोगों का एक खतरनाक ग्रुप उसके सामने खड़ा था और उनमें से एक आदमी ने अपनी चमकती हुई स्वॉर्ड उठाई और उसे जान से मारने के इरादे से नीचे घुमा दी। प्रेजेंट में वापस आकर वो झटके से उठ बैठता है और रियलाइज करता है कि उस नाइटमेयर ने उसे एक ऐसे गेम की दुनिया दिखाई जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। और फिर उस पर यह खौफनाक सच जाहिर होता है। ल्यूक, वो विलन जिसे उस सीन में मारा गया था, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसे यह गेम बहुत ज्यादा पसंद था। यह एक फैंटेसी वर्ल्ड था जो प्यार और जंग से भरा हुआ था और खास तौर पर एडल्ट ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया था। इस गेम का प्रोटागोनिस्ट लेजेंडरी एम्परर ऑफ द स्वॉर्ड है, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और फिलहाल एकेडमी में एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहा है। इसका प्लॉट उसके प्यार में पड़ने और अपने साथियों के साथ स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ट्रेन करने के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका क्लाइमैक्स एक दुष्ट ड्यूक की फैमिली को हराना है जो एक कूप की प्लानिंग कर रहे थे। और हमारा एमसी ल्यूक कोई और नहीं बल्कि इसी धोखेबाज ड्यूक का दूसरा बेटा है। गेम के अंदर इस कैरेक्टर को एक बहुत ही भयंकर निकनेम मिला हुआ है, नेस्टी फैट टोड। यह कैरेक्टर हीरो और उसके दोस्तों को लगातार बुली करता था और एक बेचारे तानाशाह की तरह बिहेव करता था, जो हमेशा अपनी फैमिली की अथॉरिटी के पीछे छिपता था। लोगों ने उसे यह अपमानजनक निकनेम दिया था, जो उसके घिनौने अपीयरेंस और घटिया पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते थे। क्योंकि ये गेम एडल्ट्स के लिए था, इसमें कुछ बहुत ही वायलेंट सीन्स थे जिन्हें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसकी इस अजीब पर्सनैलिटी की वजह बहुत ट्रेजिक थी। उसकी माँ उसे जन्म देने के तुरंत बाद मर गई थी और उसकी फैमिली में किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। नतीजतन उसने अपनी फैमिली की रिकॉग्निशन पाने की डेस्परेट कोशिश में बुरे काम करने का सहारा लिया, लेकिन अपनी डेस्परेशन में उसने अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया और एक सीवियर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लिया। जिस इमेंस मैजिकल टैलेंट के साथ वो पैदा हुआ था, वो दुखद रूप से वेस्ट हो गया और कभी किसी काम नहीं आया। आखिरकार वो ड्यूक द्वारा सैक्रिफाइस किए जाने के लिए तैयार किया गया एक डिस्पोजेबल प्यादा मात्र था। उसने कभी मिनी बॉस का स्टेटस भी अचीव नहीं किया। उसका पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ मारे जाने के लिए ही लिखा गया था। वो और गेम का हीरो, दोनों गेम की स्टोरी की ऑफिशियल शुरुआत में 15 साल के होने वाले हैं। उसके मन में एक डरावना ख्याल आता है। क्या इसका मतलब यह है कि 10 साल में उसका यही भयानक हश्र होने वाला है? वो मरना बिल्कुल नहीं चाहता। अपनी पिछली लाइफ की यादों के साथ उसकी नई धोखेबाज फैमिली का अफेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर वो खुद को नेस्टी फैट टोड बनने से रोक सकता है और बुरे कामों से दूर रह सकता है, तो शायद वो अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है और उसके बाद वो एक शांत खुशहाल जिंदगी जीने का प्लान बनाता है जो केओस से फ्री हो। खुशकिस्मती से एक एरिस्टोक्रेट होने का मतलब है कि उसे एक चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा। लेकिन उसका ये पॉजिटिव विचार तुरंत चकनाचूर हो जाता है। उसकी फैमिली बुनियाद से ही एविल है। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसे वो बदल नहीं सकता। उस इनेविटेबल पर्ज से बचने का कोई रास्ता नहीं है जो उसकी पूरी फैमिली को टारगेट करेगा। उसका एकमात्र ऑप्शन है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग बनना। आखिरकार उसके गेम कैरेक्टर को मैजिक के लिए एक नेचुरल टैलेंट का आशीर्वाद मिला था। फोकस करता है और अपने चारों ओर एक हल्की रोशनी जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो करते हुए सेंस करता है। क्या ये माना हो सकता है? लेकिन वो बिना गेम इंटरफेस के मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? गेम के कमांड इंटरफेस को याद करते हुए वो सोचता है कि क्या सिर्फ स्किल का नाम जोर से बोलने से काम बन जाएगा। वो हील स्किल कास्ट करता है और नोटिस करता है कि ये काम कर रहा है, हालांकि बिना हेल्थ बार के इसका इफेक्ट क्लियर नहीं है। फिर भी उसे यकीनन थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। वो सोचता है, क्या इस फीलिंग को और भी बेहतर बनाया जा सकता है? क्यूरियोसिटी के चलते वो उस स्पेल को बार बार कास्ट करता है और इससे पहले कि उसे पता चलता सुबह हो चुकी होती है। एक सर्वेंट के नॉक करने की आवाज गूंजती है जो उसका नाम पुकार कर कहती है कि उठने का टाइम हो गया है। वो प्यार से पूछती है कि आज सुबह वो कैसा फील कर रहा है। जैसे ही वो उठता है उसे थकावट महसूस होती है, लेकिन अजीब तरह से वो हेल्दी भी फील करता है। वो थ्योरी लगाता है, क्या वो पूरी तरह से माना खत्म होने की वजह से बेहोश हो गया था? तो उसकी करंट कैपेसिटी सिर्फ लगभग 1 दर्जन यूज के लिए ही काफी है। उसे एहसास होता है कि जब तक वो ठीक से मैजिक सीखना स्टार्ट नहीं करेगा,
उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर्वेंट उसके रूम में एंटर करती है और चिंता भरी आवाज में पूछती है कि क्या वो अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि सच कहूं तो उसे असल में एक टीचर की जरूरत है। बिस्तर से उठते हुए वो उदासी से सोचता है कि अगर वो पूछेगा भी तो उसका पत्थर दिल फादर उसके लिए कभी कोई टीचर हायर नहीं करेगा। वो अपनी पर्सनल मेड सिरप को बुलाता है और उसे उसके लिए पढ़ने को कहता है। सिरप, जो एक खुशमिजाज डॉग बीस्ट वुमन है, खुशी खुशी उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। द बेसिक्स ऑफ मैजिक नाम की बुक देखकर वो पूछती है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स बुक पढ़े। क्या कोई सिंपल पिक्चर बुक बेहतर चॉइस नहीं होगी? वो अपने पर्सनल फेवरेट हाचिन द फेथफुल डॉग का जिक्र करती है। हमारा प्रोटागोनिस्ट मजबूती से कहता है कि वो मैजिक सीखने की कोशिश करने के लिए डिटरमाइंड है। वो एक बेचारा सा एक्सप्रेशन बनाता है और इतनी पोलाइटनेस से पूछता है कि उसका दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। जैसे ही वो सोफे पर बैठती है वो अपना सिर उसकी गोद में रख लेता है और वो प्यार से उसे सच अबॉयश कहती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे पढ़ना लिखना सिखाने की जिम्मेदारी भी ले सकती है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अकेली इंसान है जिस पर वो सच में भरोसा कर सकता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उस पर पूरी तरह से काउंट कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो झिझकते हुए पूछती है कि क्या शायद उनके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। वो सोचता है कि डॉग टाइप बीस्टमैन रियल डॉग्स की ही तरह ट्रेनिंग को बहुत पसंद करते हैं। वो साफ मना कर देता है। वो फिर से बुक खोलती है और उसे एहसास होता है कि यह उसके साथ उसकी यूनिक एजुकेशन की शुरुआत है। उसे टेक्स्ट पढ़ने में बहुत स्ट्रगल होता है, जिससे वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि उसे हैरानी है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को पढ़ भी पा रही है। उदास महसूस करते हुए वो पूछती है कि क्या उसकी कोशिशों का कोई फायदा भी है। वो उसे एनकरेज करता है और मन ही मन मानता है कि बुक वाकई में समझने में बहुत मुश्किल है। शॉर्ट में मैजिक माना पर बेस्ड है एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी जो उनके चारों ओर की हवा में मौजूद है। कोई कितनी मात्रा में और कितनी पावर से माना का इस्तेमाल कर सकता है, ये सीधे तौर पर उसके पर्सनल टैलेंट पर डिपेंड करता है। उसे समझ आता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसने पहले महसूस की थी वो जरूर माना ही होगी। इससे कंफर्म हो जाता है उसके कैरेक्टर में सच में मैजिक का टैलेंट है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल बना रहता है, कोई असल में मैजिक का इस्तेमाल कैसे करता है? प्रिंसिपल सिंपल है, किसी को इफेक्ट को विजुअलाइज करना होगा और माना को जरूरी जगह पर डायरेक्ट करना होगा। उसे एहसास होता है कि उसका हीलिंग स्पेल इसीलिए काम किया क्योंकि उसने क्लियरली इमेजिन किया कि माना उसके शरीर को ठीक कर रहा है। बुक फिर एट्रीब्यूट और नॉन एट्रीब्यूट मैजिक के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। नॉन एट्रीब्यूट मैजिक बेसिक फॉर्म है जो इतना सिंपल है कि लगभग कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर एट्रीब्यूट मैजिक कहीं ज्यादा एक्सक्लूसिव है और इसके लिए एक स्पेशल इननेट टैलेंट की जरूरत होती है। टेक्स्ट में लिखा है कि ज्यादातर एरिस्टोक्रेट्स इस एट्रीब्यूट मैजिक के साथ पैदा होते हैं। खासकर डिस्कास्टोस फैमिली एक एक्सेप्शनली पावरफुल ब्लड लाइन की मालिक है। उम्मीद की एक किरण जलती है, शायद वो भी अपने इनएविटेबल से पहले एट्रीब्यूट मैजिक में महारत हासिल कर सकता है। वो अपना थॉट भी पूरा नहीं कर पाता क्योंकि थकावट उस पर हावी हो जाती है और सिर्फ धीरे से उस सोते हुए लड़के को उसके बिस्तर पर ले जाती है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो धीरे से उसके चेहरे को छूती है और हमेशा उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करने का प्रॉमिस करती है। 1 साल बीत जाता है। हमारा एमसी अपनी लगन भरी प्रैक्टिस से अपने डेली माना रिजर्व में एक बड़ा इंक्रीज नोटिस करता है। वो ये नतीजा निकालता है कि हर दिन अपने माना को पूरी तरह से खत्म करके वो इसकी टोटल कैपेसिटी को लगातार बढ़ा सकता है। शुरुआत में ये एक थका देने वाला प्रोसेस था। वो स्ट्रेन की वजह से बार बार जोन आउट हो जाता था। उसका एक ही अफसोस है कि उसे अभी तक कोई प्रॉपर टीचर नहीं मिल पाया है। जिस सुनसान एनेक्स में वो रहता है उसमें सिर्फ एक बटलर और 3 मेड्स हैं, जिससे एडवांस लर्निंग के बहुत कम मौके मिलते हैं। रीडिंग में महारत हासिल करने के बाद अब उसने खुद को अलग अलग बुक्स की स्टडी में डुबो दिया है। उसका प्राइमरी फोकस अब एक ही डेस्परेट गोल बन गया है, फैट डिस्गस्टिंग टोड की किस्मत से कैसे बचा जाए। इस नए रास्ते पर उसका पहला कदम अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। गेम में उसके कैरेक्टर के भद्दे अपीयरेंस को देखते हुए उसकी हेल्थ को एक कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है। पिंपल्स, स्पॉट्स, वॉर्ड्स, फटी स्किन और ज्यादा वजन, बीमारियों की लिस्ट लंबी है। उसे एक चौंकाने वाला फैक्ट पता चलता है, इस दुनिया में लोग रोजाना नहाने का रूटीन फॉलो नहीं करते, सिर्फ एक साबुन की बॉल पकड़ती है और ये देखकर हैरान होती है कि ये कितना गॉर्जियस है जैसे ही बबल्स उसके हाथों से चिपकते हैं। हालांकि वो जोर से सोचती है कि ये इतना झाग क्यों बना रहा है। उसके बगल में बैठकर वो एक चालाक बहाना बनाता है और पूछता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है? वो सजेस्ट करता है शायद इस तरह से ये उस पर ज्यादा जेंटल रहेगा। पूरी तरह से चौंक कर वो जोर से चिल्लाती है, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे ये पता नहीं चल सकता था जब तक कि उसने उसका भयानक फ्यूचर अपीयरेंस न देखा हो। वो जल्दी से उसे यकीन दिलाता है कि अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपना नया फेस वॉशिंग रिचुअल शुरू करते हैं, वो डिक्लेयर करती है कि उसकी पर्सनल मेड होने के नाते वो उसके नए डेली रूटीन को याद रखेगी। और इस तरह ल्यूक सोचता है
उनके दिन में 2 बार फेशियल करने का शेयर्ड रूटीन शुरू हुआ। यह एक ऐसी लग्जरी है जिसे सिर्फ सच में अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। कीमत के बारे में सोचे बिना महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, साबुन, बॉडी और फेस लोशन, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। उसका नया शस्त्रागार बहुत बड़ा था। उसके दिन मैजिकल प्रैक्टिस और बहुत सावधानी से की जाने वाली नहाने की तैयारियों के एक साइकिल बन गए। अपने वॉशिंग रूटीन के लिए बरामदे में बाहर वो मानती है कि वो अभी भी इस लगातार बॉडी वॉशिंग की आदी नहीं हो पा रही है। वो उसके बगल में बैठता है और इस बात पर खुशी जाहिर करता है कि वो फिर भी ये आदत सीख रही है। वो उसे बताता है कि इस वजह से आने वाले सालों में भी उसकी स्किन स्मूथ रहेगी। वो आगे कहता है कि अगर वो ऐसा ही करती रही तो उसका एक बहुत सुंदर बनना तय है। वो उसे देखती है और उसके दिमाग में आने वाले अजीब आइडियाज पर रिमार्क करती है और नोट करती है कि वो खुद भी पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने एक दूसरे के लिए बारी बारी से खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। उसे याद आता है कि उसने बटलर से उसके लिए खाना बनाना बंद करने के लिए कहा था, यह जानते हुए कि उसे अपनी डाइट को तुरंत बदलने की जरूरत है। इस दुनिया का खाना उसे हर मील के बाद लगातार बीमार महसूस कराता था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ का खाना बस उसके सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं था। जब उसने खुद खाना बनाना शुरू किया तो उसकी हेल्थ में जबरदस्त सुधार हुआ। उसने अपनी पिछली लाइफ की यादों से हेल्दी डिशेज को रिक्रिएट किया। इस नई डाइट के साथ उसकी पेट की प्रॉब्लम्स पूरी तरह से गायब हो गईं। सिर्फ बताती है कि उसने दोपहर के खाने तक सोना भी बंद कर दिया है। वो मन ही मन इस बात को कंफर्म करता है क्योंकि उसने अपने रूटीन को ठीक करने के लिए खुद को जल्दी उठने पर मजबूर किया था और रोज धूप में टहलना शुरू कर दिया था। फिर वो खुशी से सजेस्ट करती है कि वो अभी वॉक पर जा सकते हैं। वो इस बात पर सोचता है कि उसने अपनी लाइफ में वॉकिंग और सिंपल एक्सरसाइज को कैसे शामिल किया है। फिर वो खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ पूछती है कि क्या उनकी एक्सरसाइज शुरू करने का टाइम हो गया है। वो तुरंत उसे मना कर देता है, यह सोचते हुए कि चूंकि उसे सच में एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है इसलिए इंटेंस ट्रेनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर वो उसे नहाने में मदद करती है। वो उसका नाम पुकारता है और अपनी सबसे गहरी इच्छा बताता है, एक आसान और हेल्दी लाइफ जीना। उसकी कंफ्यूजन को देखकर वो क्लियर करता है कि ऐसी आसान लाइफ को पाना विडंबना से एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। अभी भी समझ न आने पर वो और एक्सप्लेन करता है, अगर वो सिर्फ दिन भर खाता और सोता रहा तो वो जल्दी ही किसी मॉन्स्टर में बदल जाएगा। एक शॉक्ड सिर्फ जोर से पूछती है, सिर्फ खाने और सोने से तुम भयानक बन सकते हो? वो आगे कहती है, लेकिन तुम अभी कितने क्यूट हो, है ना? हमारा प्रोटोगोनिस्ट मन ही मन मानता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसका गेम कैरेक्टर इतने घिनौने हाल में कैसे पहुंच गया। उसे विश्वास है कि अगर वो मेहनत करे तो उसके अंदर हैंडसम बनने का पोटेंशियल है। वो बताता है कि इस लाइफस्टाइल से उसे बहुत सारा फ्री टाइम भी मिलेगा। वो मासूमियत से पूछती है कि क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेट है। वो एक गहरी सच्चाई बताता है, रिलैक्सेशन सच में रिलैक्सिंग नहीं होता अगर तुम हमेशा वही करते रहो। वो सोचता है कि एक अम्यूजमेंट पार्क या कैसिनो भी रोज जाने पर बोरिंग हो जाएगा। इसके अलावा अपने फादर के ठंडे बर्ताव को देखते हुए उसे यकीन है कि उन दोनों को सैक्रिफाइस किए जाने वाले बेकार प्यादों के रूप में देखा जाता है। वो शायद एरिस्टोक्रेसी में पैदा हुआ हो लेकिन वो नोबल स्टेटस सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं देता। उसके ओरिजिनल कैरेक्टर ने अपने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड का गलत इस्तेमाल किया, एक जानलेवा गलती जो सीधे उसकी बर्बादी का कारण बनी। हालांकि वो उसी प्रिविलेज का फायदा उठाकर फ्यूचर के लिए सावधानी से तैयारी करने का इरादा रखता है। इस बार एक प्रिविलेज्ड बचपन मिलने पर वो किसी भी अननेसेसरी मुश्किल से बचने के लिए डिटरमाइंड है। उसके प्लान का एक जरूरी हिस्सा फ्यूचर में अपनी वाइफ के सपोर्ट पर डिपेंड करना है, लेकिन एक कॉन्टिजेंसी के तौर पर अगर शादी एक ऑप्शन नहीं है तो उसे इंडिपेंडेंटली और बिना किसी चिंता के सर्वाइव करने के लिए एक भरोसेमंद इनकम सोर्स की जरूरत होगी। एक क्रिटिकल चॉइस जो उसकी डेस्टिनी को पूरी तरह से बदल सकती है वो है बस एकेडमी न जाना। आखिरकार उसके कैरेक्टर का पूरा रोल लगभग पूरी तरह से एकेडमी आर्क तक ही सीमित है। गेम की कहानी 2 मेजर आर्क्स में बंटी हुई है। एकेडमी आर्क रोमांस और कैरेक्टर ट्रेनिंग पर सेंटर्ड है। इसके उलट वॉर आर्क हीरो को विलन के कामों के नतीजों का सामना करने पर मजबूर करता है। ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट के लिए दोनों आर्क्स में महारत हासिल करना एक उज्जवल और समृद्ध फ्यूचर की चाबी है। इसलिए अगर ल्यूक एकेडमी को पूरी तरह से अवॉइड करता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस आसमान छूने चाहिए। हालांकि उसे इसे असल में स्किप करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता। आखिरकार गेम के प्यारे कैरेक्टर्स वहां हैं और वो सच में उन्हें बहुत पसंद करता है। वो फैसला करता है कि वो इस किस्मत वाले कैरेक्टर के शरीर में इस नई लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करेगा। इसका अल्टीमेट एम्बिशन एक सच में खुश रहने वाला आलसी बनना। यह सुनकर सिर्फ एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ पूछती है, तो एक हेल्दी और आसान लाइफ गोल है? उस मामले में वो डिक्लेयर करती है, तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सीखना ही होगा। हमारा एमसी जवाब देता है कि वो जितना हो सके उतना कम हिलना डुलना पसंद करेगा। एक उदास एक्सप्रेशन के साथ वो आर्ग्यू करती है कि ये न केवल मजेदार है बल्कि ये उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है। वो मन ही मन सोचता है, उसे सच में स्वॉर्ड फाइटिंग का जुनून है ना? फिर वो चालाकी से पूछता है कि जब उसके पास वो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसे फेंसिंग सीखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? उस पर अपने विश्वास से हैरान होकर
वो पूछती है कि क्या उसे पता था कि वो चुपके से ट्रेनिंग कर रही थी। वो शांति से जवाब देता है कि उसे अंदाजा था और इसलिए वो सारी फाइटिंग उस पर छोड़कर खुश है। फिर वो पूछता है कि क्या वो इस अरेंजमेंट से ठीक है। घबराई हुई लेकिन खुश होकर वो मान जाती है, कमरे से बाहर निकलती है और उसे गुड नाइट विश करती है। बिस्तर पर लेटे हुए वो सोचता है कि उसने कैसे सिस्टमैटिकली उसके हर एक ट्रेनिंग ऑफर को मना कर दिया है। हालांकि वो मानता है कि अगर वो सच में हेल्दी रहना चाहता है तो कुछ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी से बचा नहीं जा सकता। अगली सुबह जैसे ही वो मैनर से बाहर निकलता है, वो बताता है कि यही वजह है कि उसने एक बिल्कुल नया स्पेल इन्वेंट किया है। वो एक मैजिकल क्रीचर को समन करता है जिसे उसने वैल नाम दिया है, एक क्रिएशन जो उसके अपने ओरिजिनल नॉन एट्रीब्यूट मैजिक से पैदा हुई है। इस स्पेल की जीनियस बात वो सोचता है यह है कि यह उसके लिए काम कर सकता है तब भी जब वो गहरी नींद में सो रहा हो। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि वैल कैसे काम करता है, हमें किसी और चीज पर एक क्विक प्राइमर की जरूरत है। नॉन एट्रीब्यूट मैजिक रॉ माना को अलग अलग टेंजिबल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करने की फंडामेंटल आर्ट है। यह वर्सटाइल मैजिक मोटे तौर पर 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला, एवरीडे मैजिक, जो रोजमर्रा के मामूली कामों में मदद करता है। एग्जाम्पल्स में रोशनी के लिए लाइट क्रिएट करना या सफाई और लॉन्ड्री के लिए स्पेल्स शामिल हैं। ये सबसे कॉमन फॉर्म है जिसे लगभग हर कोई यूज कर सकता है। दूसरा है पावर मैजिक, जिसका इस्तेमाल स्ट्रेंथ, एजिलिटी या डिफेंस जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को टेम्पररी बूस्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी पावर यूजर की एबिलिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन यह हमेशा स्टैमिना की कीमत पर आती है। इसका इफेक्ट हर व्यक्ति में उनकी ट्रेनिंग के लेवल के आधार पर बहुत अलग होता है। तीसरा, हमारे पास एन्चांटमेंट मैजिक है, एक स्पेशलाइज्ड स्कूल जो वेपन्स को पावरफुल एट्रीब्यूट से भर देता है। यह सपोर्ट मैजिक का एक फॉर्म है जिसे आमतौर पर ब्लैकस्मिथ और डेडिकेटेड एन्चांटर्स यूज करते हैं। ल्यूक को हालांकि बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चौथा है सपोर्ट मैजिक, एक स्कूल जो एलाइज को बफ करने या एनिमीज को डीबफ करने में स्पेशलाइज करता है। इसकी इफेक्टिवनेस कास्टर की इमेजिनेशन और मंत्र की स्पेसिफिसिटी पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए गेट स्ट्रॉन्गर जैसा स्पष्ट कमांड आर्म मसल्स की स्ट्रेंथ को 3 गुना करो जैसे सटीक कमांड से कम इफेक्टिव होता है। इसे कास्ट करने के लिए किसी को अपने टारगेट को अपने माना से ढंकना पड़ता है। अंत में हीलिंग मैजिक है जो फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने के लिए माना का इस्तेमाल करता है। स्पेल की सक्सेस काफी हद तक कास्टर के एनाटॉमी के नॉलेज पर डिपेंड करती है। इस एरिया में ल्यूक अपनी पिछली लाइफ से मिले नॉलेज के लिए बहुत आभारी है। इसकी वजह से हीलिंग मैजिक में उसकी प्रोफिशिएंसी एक्सेप्शनल है। सभी नॉन एट्रीब्यूट मैजिक एक कोर प्रिंसिपल शेयर करते हैं, माना का ट्रांसफॉर्मेशन, और यही वो प्रिंसिपल है जिसका उसने फायदा उठाया। वेल, अपने सेल्फ सफिशिएंट स्पेल को क्रिएट करने के लिए वो अब उसे 1 गिलास पानी लाने का कमांड देकर डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो क्रीचर टेबल पर तेजी से जाता है, गिलास को निगल लेता है और तेजी से उसे उसके पास ले आता है। ल्यूक उसे थैंक्स कहता है और इस बात पर हैरान होता है कि उसे बस एक कमांड देना है। अब उसकी क्रिएशन के अल्टीमेट टेस्ट का टाइम था। वो अपना सिर टेबल पर रखता है और डिक्लेयर करता है, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। वो मेंटली वैल को कमांड देता है कि जब वो सोए तो उसके शरीर को ढंक ले और उसकी जगह पर फिजिकल एक्सरसाइज करे। अगर ये काम कर गया तो वो पूरी तरह से बेहोश रहते हुए एक फुल वर्कआउट कर सकता है। अल्टीमेट लेजी लाइफ हैक। ट्रेनिंग सेशन के बाद वो एक थके हुए एक्सप्रेशन के साथ उठता है और कंफर्म करता है, लगता है काम कर गया। जैसे ही ल्यूक मैनर की ओर वापस जाता है, वो हैरान होता है कि उसका शरीर पूरी तरह से अपने आप हिलडुल और एक्सरसाइज कर सकता था। ये सब कुछ बदल देता है। अब वो एक ही टाइम पर एक्सरसाइज और आलस दोनों कर सकता है। वो काउच पर गिर जाता है लेकिन मुंह बनाकर नोट करता है कि अगले दिन उसकी मसल्स अभी भी बहुत दर्द कर रही हैं। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन वो जानता है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अभी सिर्फ दोपहर हुई है, फिर भी उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा है। उसने अभी अभी एक लंबा स्टडी सेशन खत्म किया है और आखिर वो एक बढ़ता हुआ लड़का है। वो यह तर्क देता है कि खुद को बहुत ज्यादा रोकना भी उल्टा असर करेगा। फिर भी उसका हर एक एक्शन उसके एक ही सच्चे गोल की सर्विस में है, एक आलसी विलेनियस एरिस्टोक्रेट की आसान लाइफ। 5 साल आगे बढ़ते हैं। ल्यूक अब 11 साल का है और सिर्फ 17 की हो गई है। हम उसे एक तैरते हुए पिलो पर आराम से बैठे हुए पाते हैं, एक बुक में खोया हुआ, और वो बुदबुदाता है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। सिर्फ उसका नाम पुकारती है, जिस पर वो लापरवाही से जवाब देता है, क्या है? वो उसके तैरते कुशन की ओर इशारा करती है और हैरानी से पूछती है कि वो जमीन के ऊपर कैसे तैर पा रहा है। उसकी ओर मुड़कर वो सोचता है कि प्रिंसिपल तो वही है, एक गिलास या खुद को लेविटेट करने में कोई फर्क नहीं है। हालांकि उसे एहसास होता है कि मैजिक के बारे में जीरो नॉलेज वाले किसी को कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स समझाना बहुत मुश्किल होगा। सवाल को पूरी तरह से टाल देना कहीं ज्यादा आसान है। वो उसका नाम पुकारता है और शरारत से पूछता है कि क्या वो एक राइड पर चलना चाहेगी। हैरानी से आंखें बड़ी करके वो पूछती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो कंफर्म करता है कि वो कर सकती है और जैसे ही वो घबराकर पिलो पर बैठती है,
वो उसे यकीन दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो इसे अपने माना से सपोर्ट कर रहा है। उस पर भरोसा करते हुए वो पूरी तरह से हैरानी में हाँफती है जब उसे एहसास होता है कि वो असल में हवा में तैर रही है। वो उसकी ओर मुड़ती है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है और चिल्लाती है कि उसने अपनी लाइफ में इतना कंफर्टेबल कभी महसूस नहीं किया। वो मुस्कुराता है और कहता है कि यह सुनकर उसे खुशी हुई। फिर वो एक स्टूडेंट की तरह अपना हाथ उठाती है और पूछती है कि क्या वो एक और सवाल पूछ सकती है। इजाजत मिलने पर वो सबसे बड़ा सवाल पूछती है। क्योंकि वो हमेशा या तो पढ़ रहा होता है या सो रहा होता है, तो उसका शरीर इतना अविश्वसनीय रूप से ट्रेंड कैसे है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट मन सोचता है कि उसकी कंफ्यूजन पूरी तरह से समझने लायक है। आखिरकार उसने उसे जो एकमात्र फिजिकल एक्टिविटी करते देखा है वो है चलना। वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो निश्चित रूप से यह एक्सप्लेन कर सकता है। उसे बाहर ले जाकर वो उसे बस देखने और ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। वो अपनी हथेली में एनर्जी इकट्ठा करना शुरू करता है और एक्सप्लेन करता है, पहले मैं माना को एक डेंस स्फीयर में कंसंट्रेट करता हूं, फिर वो इस स्फीयर को अपनी एनर्जी के साथ मर्ज कर देता है, जिससे सिरप बहुत हैरान हो जाती है। एनर्जी उसे घेर लेती है और वो मन ही मन नोट करता है कि पिछले 5 सालों में वैल ने काफी डेवलप किया है, जिससे एक बहुत गहरा कनेक्शन बन पाया है। 5 साल की लगन भरी प्रैक्टिस के जरिए उसने पाया कि वो कुछ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। सडनली उसका शरीर एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स मूव्स की बौछार करने लगता है, जिससे सिरप पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाती है। वो ध्यान से घूरती है, उसका दिमाग चकरा जाता है और वो पूछती है, ये क्या हो रहा है। वो चिल्लाती है, तुमने कहा था कि तुम्हें ट्रेनिंग से नफरत है ना। वो उसका नाम पुकारती है, लेकिन वो चुप रहता है और अचानक रुकने से पहले कुछ और फ्लॉलेस मूव्स दिखाता है। वो उसकी ओर मुड़ता है और लापरवाही से पूछता है, तो तुम्हें कैसा लगा। वो वापस चिल्लाती है, उसकी आवाज हैरानी से भरी होती है कि यह बिल्कुल अमेजिंग था। वो उसके अविश्वसनीय हार्डवर्क से पूरी तरह से हैरान है। वो लापरवाही से जवाब देता है कि उसने असल में उतनी मेहनत की ही नहीं। हैरान होकर वो पूछती है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वो जोर देकर कहती है कि वो एक सच्चे मास्टर की तरह ग्रेस और प्रिसीजन के साथ मूव कर रहा था। उसने पहले कभी किसी को इस तरह मूव करते नहीं देखा था, यहां तक कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फाइटर्स को भी नहीं। वो मन ही मन एक्सप्लेन करता है कि ये उसके द्वारा इन्वेंट किए गए एक और नए स्पेल का रिजल्ट है, जिसे वो ट्रेस कहता है। इस प्रोसेस में वैल को उसके शरीर में रखना और फिर उसके ब्रेन से सीधे मैजिकल कंस्ट्रक्ट में मेमोरीज ट्रांसमिट करना शामिल है। वेल फिर उसकी पिछली लाइफ के उसके फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट के मूव्स को परफेक्टली रिप्रोड्यूस करता है। भले ही वो कॉन्शियसली मूव्स को याद नहीं कर सकता, वैल उन्हें उसके सबकॉन्शियस से निकाल सकता है और उन्हें फ्लॉलेसली एक्सिक्यूट कर सकता है। सोर्स मटेरियल के आधार पर वो गेम्स और मंगा से मूव्स को कंबाइन और रेप्लिकेट भी कर सकता है। फाइटिंग स्टाइल्स और हिस्ट्री का उसका सारा जमा किया हुआ नॉलेज एक पूरी तरह से यूनिक और पर्सनल कॉम्बैट स्टाइल में बदल गया है। वो एक्सप्लेन करता है कि चूंकि वो मूवमेंट्स के बारे में कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं है, इसलिए इसे हार्डवर्क नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस प्रोसेस ने अभी भी उसके फिजिकल बॉडी को ट्रेन किया है और यहां तक कि कुछ हद तक यूजफुल मसल मेमोरी भी डेवलप की है। सिर्फ चिल्लाती है कि उसका लेविटेशन स्पेल ही अपने आप में बहुत इंप्रेसिव था। उसका दिमाग चकरा जाता है, तो तुमने पूरी तरह से नए तरह के मैजिक भी खुद ही क्रिएट किए हैं। वो यकीन के साथ डिक्लेयर करती है, तुम एक सच्चे जीनियस हो। वो विनम्रता से मना करता है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि उसका मास्टर सिर्फ 11 साल की उम्र में मैजिक नाम के गहरे रहस्यमयी खाई में झांक चुका है। वो दूर जाने लगता है और अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो इसे इस बात पर डाल देता है कि उसे बस इतने एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने में मुश्किल हो रही है। मन ही मन वो मानता है कि उसकी कंफ्यूजन बिल्कुल नेचुरल है। हालांकि उसे अपनी पिछली लाइफ से सारा नॉलेज विरासत में मिला है, लेकिन वो खुद भी ये पूरी तरह से नहीं समझता कि ये सब कैसे काम करता है। वो अनाउंस करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग के बाद पूरी तरह से थक गया है। वो ईमानदारी से उसके पीछे चलती है और पूछती है कि क्या वो अपने कपड़े बदलना चाहता है। वो जवाब देता है कि वो असल में एक क्विक बाथ लेने के बारे में सोच रहा था। वो तुरंत उसके साथ जाने की पेशकश करती है। वो जल्द ही जंगल में एक सुनसान झरने पर पहुंचते हैं, जिसे वो नोट करता है कि ये सबसे नजदीकी नेचुरल नहाने की जगह है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है और पानी में जाता है, वो सोचता है कि कैसे दूसरी मेट्स लगातार सिरप की तारीफ करती हैं कि वो कितनी सुंदर हो गई है। यह क्लियर है कि उसने पिछले 5 सालों से उसके द्वारा सिखाए गए ब्यूटी प्रोसीजर्स को लगन से फॉलो किया है। हाल ही में ऐसा लगता है कि उसकी नेचुरल ब्यूटी एक बिल्कुल नए लेवल पर खिल गई है। इसके अलावा उसकी लगन भरी फेंसिंग ट्रेनिंग ने उसकी स्किल्स को एक रिमार्केबल लेवल तक बढ़ा दिया है। बाद में फिर से कपड़े पहनकर वो उसका नाम पुकारता है और प्यार से सोचता है कि वो अभी भी एक वफादार डॉग की तरह रिएक्ट करती है, जो सिर्फ अपना नाम सुनकर ही बहुत खुश हो जाती है। वो उसकी इस प्यारी स्वीट साइड को देख पाना अपना स्पेशल प्रिविलेज मानता है। स्टेट में वापस आने पर वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके लिए एक जरूरी काम है। वो उसे अपने फादर को एक मैसेज देने का काम सौंपता है
वो चाहता है कि उसका मैजिकल एट्रीब्यूट ऑफिशियली डिटरमाइन किया जाए। जैसे ही वो काम पूरा करने के लिए निकलती है, उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सच में इसका इंतजार कर रहा है। एट्रीब्यूट मैजिक, वो पावर जो किसी को अपनी इननेट स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। इस दुनिया में इसे खुद देवताओं द्वारा दी गई एक डिवाइन पावर के रूप में पूजा जाता है। एक बार जब उसका एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो आखिरकार कॉन्शियसली उसका इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा डिटर्मिनेशन करने की अथॉरिटी किसके पास है? जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। वे एट्रीब्यूट मैजिक से जुड़े सभी मामलों के लिए एकमात्र गवर्निंग बॉडी है। यह वो पवित्र स्थान है जहां पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल मेज इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि इस एलीट मैजिकल इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर को पर्सनली आकर उसका एट्रीब्यूट डिटरमाइन करना होगा। यह एक स्पेशल प्रिविलेज है जो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स के लिए रिजर्व है। बेशक हमेशा यह पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ लोगों के पास कोई एट्रीब्यूट ही न हो। हालांकि ल्यूक को पूरा यकीन है कि यह उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। यहां तक कि जब दूसरे नोबल हाउसेस से कंपेयर किया जाता है तो डिस्कास्टोस फैमिली अपने सभी मेंबर्स के पास आउटस्टैंडिंग एट्रीब्यूट्स होने के लिए लेजेंडरी है। उसके फादर के पास सैंड का एट्रीब्यूट है, उसकी स्टेपंदर के पास स्टोन, उसकी बड़ी बहन के पास सिडक्शन और उसके बड़े भाई के पास आयरन है। वो बस उत्सुकता से सोच सकता है कि उसे कौन सा पावरफुल एट्रीब्यूट विरासत में मिलने वाला है। अगले दिन अपने पिलो पर आराम करते हुए वो नोटिस करता है कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। चश्मा पहने एक अनजान आदमी अंदर आता है और रिमार्क करता है, वाह कितना प्यारा पिलो है। और उस पर एक और भी खूबसूरत लड़की। हमारा एमसी उसे घूरता है, पूरी तरह से हैरान। वो सोचता है आखिर ये आदमी है कौन? क्या उसने सच में उसे एक लड़की समझ लिया? मानना पड़ेगा उसका अपीयरेंस काफी सुधर गया था। साथ ही उन सभी इंटेंसिव ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का फायदा हुआ था। लेकिन क्या वो सच में इतना क्यूट है कि उसे लड़की समझ लिया जाए? फिर सिरप एंटर करती है और अनाउंस करती है कि उनका गेस्ट कोई और नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के एट्रीब्यूट मैजिक डिपार्टमेंट के हेड माल्सा ग्लाइको हैं। इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद वो कमरे में और अंदर जाती है। माल्सा अपना चश्मा ठीक करता है और सिरप से बात करता है, उसकी बेहतरीन मेमोरी की तारीफ करते हुए। वो इम्प्रेस्ड है कि उसने सिर्फ एक बार सुनने के बाद उसका पूरा लंबा टाइटल याद रखा। हालांकि वो सोचता है कि ऐसी एक्सीलेंस की उम्मीद प्रतिष्ठित डिस्कास्टोस फैमिली के सर्वेंट से की ही जा सकती है। वे गलतियां न करने के लिए जाने जाते हैं। वो सहमत होती है और फिर वो पूछता है, तो डिस्कास्टोस फैमिली का यंग मास्टर मुझे कहाँ मिल सकता है? वो ल्यूक की ओर इशारा करती है और बस कहती है, यही है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माल्सा तुरंत अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। ल्यूक इस इंटरेक्शन को देखता है और सोचता है, रुको, क्या उसने अभी उसकी तारीफ की? यह सरप्राइजिंग है क्योंकि स्टेट चर्च कड़ाई से ह्यूमन सुपीरियोरिटी के सिद्धांत का पालन करता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि सभी नॉन ह्यूमन रेस या डेमी ह्यूमंस तिरस्कार के अलावा कुछ भी डिजर्व नहीं करते। एक रियल पर्सन को ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन किया जाता है जो हाफ ह्यूमन, बीस्टमैन स्पिरिट या डीमन नहीं है। एक पल के लिए ल्यूक ने खुद को तैयार कर लिया था कि माल्सा उसे डांटेगा और उसे बीच बचाव करने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आदमी शायद इतना बुरा इंसान नहीं है। माल्सा उसे उसके पूरे नाम से फॉर्मली एड्रेस करता है, लेकिन ल्यूक पास आता है, उसे ग्रीट करता है और बजाय इसके अपना छोटा नाम बताता है। वो हाथ बढ़ाता है और जोर देकर कहता है कि माल्सा उसे बस ल्यूक कह सकता है। वो आगे कहता है कि उससे मिलकर उसे सच में खुशी हुई। माल्सा अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसका हाथ मिलाता है और वही भावना व्यक्त करता है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे एक दूसरे के सामने बैठते हैं और माल्सा अनाउंस करता है कि वो अब उसके एट्रीब्यूट का डिटर्मिनेशन शुरू करेगा। वो ल्यूक को अपनी आंखें बंद करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ल्यूक एक नर्वस सांस लेता है जैसे ही माल्सा अपनी वॉन्ड निकालता है और रिजल्ट सुनाता है, स्लीप और लेजीनेस। जैसे ही शब्द बोले जाते हैं, ल्यूक अपनी आंखें खोलता है और अपने अंदर एट्रीब्यूट्स को जागते हुए महसूस करता है, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो उसे एहसास होता है कि यह पावर हमेशा से उसके अंदर सोई हुई थी। एक हैरान कर देने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है और वो फुसफुसाता है, ये अमेजिंग है। जैसे ही उसने अपने एट्रीब्यूट्स के नाम सुने, उसे उस मैजिक की एक सहज समझ आ गई जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। माल्सा फिर इस रिजल्ट के महत्व को एक्सप्लेन करने की परमिशन मांगता है। वो क्लियर करता है कि एट्रीब्यूट मैजिक के विशाल स्पेक्ट्रम में रेयर मैजिक के नाम से जानी जाने वाली एक स्पेशल कैटेगरी मौजूद है और अविश्वसनीय रूप से ल्यूक के दोनों एट्रीब्यूट्स इसी क्लासिफिकेशन में आते हैं। आमतौर पर एट्रीब्यूट मैजिक पर जानकारी रिकॉर्ड की जाती है और पब्लिक की जाती है, लेकिन पवित्र कस्टम के अनुसार सभी रेयर मैजिक को सख्ती से सीक्रेट रखा जाता है। इसलिए वो पूछता है कि क्या ल्यूक को कोई ऐतराज होगा अगर वे ऑफिशियली उसके मैजिक को ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने के अस्पष्ट डिस्क्रिप्शन के तहत रिकॉर्ड करें। हमारा प्रोटोगोनिस्ट आसानी से मान जाता है, ये मेंशन करते हुए कि उसके दिमाग में वैसे भी सिर्फ सबसे सिंपल एप्लीकेशंस ही आ रहे हैं। वो पूछता है कि क्या उन्हें इस्तेमाल करने के और भी एडवांस्ड तरीके हैं। माल्सा इस बात को कंफर्म करता है
और एक्सप्लेन करता है कि हर मैजिक यूजर के पास ऐसे स्पेल्स होते हैं जो दूसरों की तुलना में उनके लिए नेचुरली ज्यादा सूटेबल होते हैं। वो अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स पर लगन से रिसर्च करके अपनी स्किल्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। माल्सा कहता है कि यही एक मास्टर बनने का एकमात्र सच्चा रास्ता है। ल्यूक एक विचारशील मुस्कान के साथ वहां बैठता है और मैजिक जो उसे सूट करता है के आइडिया पर सोचता है। वो जवाब देता है कि जब वो पूरी लगन से अपनी ट्रेनिंग शुरू करेगा तो वो निश्चित रूप से उस सलाह को ध्यान में रखेगा। फिर वो आगे कहता है, हालांकि वो किसी बात से काफी हैरान है। वो लापरवाही से रिमार्क करता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अप्रेजल मैजिक जैसी कोई चीज भी होती है। माल्सा की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं और वो ये जानने की मांग करता है कि ल्यूक को अप्रेजल मैजिक के बारे में कैसे पता चल सकता है। ल्यूक मासूमियत से पूछता है, वेल, आपने अभी अभी मेरे एट्रीब्यूट्स को अप्रेज किया है ना? वो जांचते हुए पूछता है, क्या यह काफी सबूत नहीं है? वो मन ही मन घबरा जाता है। एक रीइंकॉर्नेटर के रूप में यह सिर्फ एक एजुकेटेड गेस था, लेकिन जाहिर तौर पर यह एक टॉप लेवल सीक्रेट है। वो हकलाना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज्ड लुक होता है। टेंशन को भांपते हुए सिरप जल्दी से बीच में बोलती है और पूछती है कि क्या वो उनके लिए कुछ चाय ला सकती है। माल्सा मान जाता है और वो जल्दी से 2 कप खुशबूदार चाय के साथ वापस आती है। वो एक घूंट लेता है और बताता है कि ये कितनी डिलीशियस है। हमारा एमसी एक्सप्लेन करता है कि ये एक स्पेशल हर्बल टी है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। एक संतुष्ट लुक के साथ माल्सा नोट करता है कि चाय ने उसका सिर पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। वो पूछता है कि क्या वो इस वंडरफुल ब्लेंड का नाम जान सकता है। ल्यूक जवाब देता है कि यह एक पर्सनल ब्लेंड है जिसे वो खुद उगाता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं से भी खरीदा जा सके, अगर उसका इरादा यही था। हालांकि वो उदारता से उसे कुछ पत्तियां शेयर करने की पेशकश करता है अगर वो चाहे। टॉपिक वापस बदलते हुए वो सीधे पूछता है, तो क्या आपको लगता है कि मुझे इस अप्रेजल मैजिक को सीक्रेट रखना चाहिए? एक आभारी मुस्कान के साथ माल्सा उसकी समझदारी के लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर वो उदासी से कहता है कि उसकी बेटी को यह चाय बहुत पसंद आएगी। ल्यूक की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि क्या माल्सा की कोई बेटी है। वो कंफर्म करता है कि है और वो लगभग ल्यूक की ही उम्र की है। वो मेंशन करता है कि उसे मैजिक से बहुत लगाव है। मैजिक की बात करते हुए वो कहता है वो अपनी बेबाकी के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो फ्लाइंग पिलो स्पेल के बारे में जानने के लिए मरा जा रहा है। वो जोर देकर कहता है कि ये साधारण कन्वेंशनल मैजिक नहीं हो सकता, है ना? वो तुरंत अपने गुस्से पर शर्मिंदा महसूस करता है और अपने संयम की कमी के लिए माफी मांगता है। ल्यूक बस मुस्कुराता है और उसे यकीन दिलाता है कि यह बिल्कुल ठीक है। वो इसके बारे में बात करके बहुत खुश है। इसके साथ वो वैल को समन करता है और माल्सा को एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देता है। उनकी लंबी डिस्कशन के बाद माल्सा ल्यूक द्वारा अपना कीमती टाइम शेयर करने के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करता है। मौके का फायदा उठाते हुए ल्यूक उसका नाम पुकारता है और हिम्मत करके पूछता है कि क्या माल्सा उसका टीचर बनने पर विचार करेगा। थोड़ा चौंक कर माल्सा पूछता है, तुम्हारा मतलब है मैजिक का टीचर? वो अपना चश्मा ठीक करता है और कहता है कि उसने जो देखा है उसके हिसाब से उसे नहीं लगता कि ल्यूक को किसी टीचर की जरूरत है। इसके अलावा वो और क्या जानना चाह सकता है? ल्यूक क्लियर करता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। वो बस उन लेटर्स के जवाब पाना चाहेगा जिनमें वो मैजिक के बारे में उन चीजों के बारे में पूछेगा जो उसे समझ नहीं आती। वो पूछता है कि क्या इस तरह का अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल होगा। माल्सा इस पर विचार करता है। तो तुम चाहते हो कि हम पेन पैल्स बने? कितना इंटरेस्टिंग है। माल्सा के चेहरे पर एक खुशी का एक्सप्रेशन फैल जाता है। क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? ल्यूक उम्मीद से पूछता है। माल्सा जवाब देता है, क्या तुम्हें कोई ऐतराज होगा अगर मैं बदले में तुमसे सवाल पूछूं? ल्यूक संतुष्टि से जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पास जवाब होंगे। एक प्यारी सी स्माइल के साथ माल्सा डील पक्की करता है। तो फिर तय रहा। वो डिक्लेयर करता है कि उसे उसके साथ पत्र व्यवहार करके खुशी होगी। ल्यूक उसे बहुत थैंक्स कहता है और एक पल सोचने के बाद महसूस करता है कि उसने आखिरकार अपने लिए एक प्रॉपर टीचर ढूंढ लिया है। इस नए अरेंजमेंट की वजह से मैजिक के बारे में उसका नॉलेज तेजी से बढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि नॉन एट्रीब्यूट मैजिक के विपरीत, जिसके लिए सिर्फ माना और इमेजिनेशन की जरूरत होती है, एट्रीब्यूट मैजिक हर एट्रीब्यूट के लिए यूनिक, सख्त नियमों के एक सेट द्वारा नियंत्रित होता है। माल्सा का अप्रेजल मैजिक वो चाबी थी जिसने उसे अपने खुद के इननेट स्पेल्स को समझने में मदद की। इननेट मैजिक एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के फंडामेंटल बिल्ट इन स्पेल्स के लिए यूज होने वाला टर्म है। एग्जाम्पल के लिए फायर एट्रीब्यूट बेसिक फायर स्पेल्स के एक सेट के साथ आता है। पहला है लेसर लाइट, जो एक छोटी सिंपल फ्लेम क्रिएट करता है। दूसरा फायरबॉल, माना को एक प्रोजेक्टाइल में कंडेंस और स्ट्रेंथेन करना शामिल करता है। और तीसरा फायर एरो, उस कंडेंस्ड माना को हाई स्पीड पर लॉन्च करता है। इसी तरह उसके स्लीप एट्रीब्यूट में भी 3 इननेट स्पेल्स हैं। पहला, जिसे बस स्लीप कहा जाता है, एक टारगेट को नींद में डाल देता है। इसकी इफेक्टिवनेस इन्वेस्ट किए गए माना की मात्रा और टारगेट की मैजिकल रेजिलियंस पर डिपेंड करती है, जिसके लिए एक केयरफुल बैलेंस की जरूरत होती है। दूसरा है स्लीप टाइमर, जो उसे एक सिंपल टच के साथ
स्लीप इफेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन सेट करने की इजाजत देता है। इस स्पेल का टारगेट टाइमर खत्म होने तक नहीं जागेगा, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। और तीसरा है स्लीप रिमूवल, जो उसे एक टारगेट से तुरंत स्लीप मैजिक को हटाने की इजाजत देता है। कोई भी पर्याप्त रेजिस्टेंस या डिफेंसिव स्पेल्स के साथ इस मैजिक से अपना बचाव कर सकता है। हालांकि एक अनप्रिपेयर्ड ओपोनेंट के खिलाफ वो उन्हें नींद में डाल सकता है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है। और जब इसे उसके लेजीनेस एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन किया जाता है तो उसे यकीन है कि उसके टारगेट्स में ये सवाल करने की भी इच्छा नहीं होगी कि क्या हो रहा है। उसके दोनों एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये लगभग चीटिंग जैसा लगता है। हालांकि फायर एरो स्पेल से इंस्पायर होकर वो सोचता है कि क्या वो एक स्लीप एरो क्रिएट कर सकता है। ऐसे स्पेल के साथ वो टारगेट्स को एक सेफ डिस्टेंस से नींद में डाल सकता है। उसके मन में एक शरारती ख्याल आता है, वो अपने टीचर्स को सुला सकता है और जब चाहे तब क्लास स्किप कर सकता है। उसका दिमाग अनगिनत नए स्पेल्स के आइडियाज से गुलजार है जिन्हें वो क्रिएट और टेस्ट करना चाहता है। उन सभी को ट्राई करने के लिए दिन में बस काफी टाइम नहीं है। कुछ समय बाद बाहर प्रैक्टिस करते हुए हमारा प्रोटोगोनिस्ट रियलाइज करता है कि वो एक कंफर्टेबल रूटीन में आ गया है। अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए वैल का इस्तेमाल करना। यह मेथड उसे अपना सिर क्लियर करने की इजाजत देता है, जिससे उसके लिए अपने मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करना बहुत आसान हो जाता है। तभी उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगता है। वो सोचता है कि शायद अब कुछ खाने के लिए पकाने का टाइम हो गया है। जैसे कि इशारा मिलने पर सिर्फ मैनर से बाहर झांकती है, अपने मास्टर को पुकारती है और पूछती है कि क्या वो खाने के लिए रेडी है। वो मान जाता है और पूछता है कि क्या वो आज खाना पकाने को तैयार होगी। जैसे ही वो अंदर जाता है वो नोट करता है कि अभी भी वही मुख्य रूप से अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी से डिशेस बना रहा है। हालांकि वे बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेसिपीज को संभालता है। और जबकि सिर्फ एक एक्सीलेंट मेड है जिसका खाना बिल्कुल खाने लायक होता है, उसमें एक खास तरह की फाइननेस और डिटेल पर ध्यान देने की कमी होती है। वो बाद में उससे इस बारे में बात करने के लिए एक मेंटल नोट बनाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी चिंताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हालांकि उसे अपनी ट्रेनिंग का पसीना धोना है जबकि वो खाना तैयार करती है। वो सबसे नजदीकी पानी के सोर्स पर पहुंचता है और धोना शुरू करता है। तभी पास से एक आवाज से उसे डिस्टर्बेंस होता है। पानी से बाहर निकलते हुए वो मन ही मन सोचता है कि यह एरिया आमतौर पर पूरी तरह से सुनसान रहता है। उसे एक लड़की की आवाज निराशा में चिल्लाते हुए सुनाई देती है, क्या मैं सच में यहां अकेली मर जाऊंगी और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं होगा? जैसे ही वो अपने बाल सुखाना शुरू करता है वो सोचता है कि क्या यह जगह उतनी ही सेफ है जितना उसने सोचा था। क्या इन जंगलों में कोई बच्चा खो गया है? वो एक शांत सधी हुई आवाज में पुकारता है, वहां कौन है? लड़की उसकी आवाज से चौंक कर उम्मीद और डर के मिले जुले भाव से पूछती है, क्या वहां कोई है? जैसे ही वो पास आता है लड़की उसकी आधी अधूरी ड्रेस को देखती है और बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और ल्यूक तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि वो जरूर उसकी बहन की टी पार्टी की गेस्ट होगी। उसकी बहन अपने पर्सनल ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश में दूसरी नोबल लेडीज को इनवाइट करने के लिए जानी जाती थी। वो खुद को डांटता है, क्या वो सच में भूल गया था कि ये आज के लिए शेड्यूल था? वो शांति से पूछता है, क्या तुम मेरी बड़ी बहन आयरिस की गेस्ट हो? एक हैरान एक्सप्रेशन के साथ लड़की पूछती है, आयरिस का एक छोटा भाई है। वो शांति से अपना पूरा नाम बताकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाती है और जोर से खुद को एक काउंट की बेटी कैरेंस या कैरिबन के रूप में अनाउंस करती है। हमारा एमसी थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि उसे इतने फॉर्मल चापलूस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और रिमार्क करता है कि वो काफी मजेदार है। उसके लेवल तक झुककर वो हाथ बढ़ाता है और एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछता है, क्या तुम एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो? वो उसका बढ़ाया हुआ हाथ थाम लेती है। जैसे ही वे दोनों खड़े होते हैं वो कंफर्म करती है कि वो कर सकती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो उसे बताता है कि उसे मैजिक से बहुत प्यार है। वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या वो उसे अपना मैजिक दिखाने को तैयार होगी। उसके चेहरे पर एक खुशी का एक्सप्रेशन खिल उठता है। वो मान जाती है और अपनी ड्रेस के नीचे कुछ ढूंढना शुरू कर देती है और आखिर में एक छोटा सा बैग निकालती है। फिर वो उसमें से एक असंभव मात्रा में इंग्रेडिएंट्स निकालती है, जिससे हैरान ल्यूक पूछता है कि क्या पर्स ही उसका मैजिक है। वो इससे इनकार करती है और एक्सप्लेन करती है कि ये बस एक कॉमन मैजिक आइटम है जिसे कहीं भी खरीदा जा सकता है। वो जल्द ही अपना मैजिक दिखाने का प्रॉमिस करती है, लेकिन शरारत से कहती है, फिलहाल हालांकि क्या प्लीज ठीक से कपड़े पहन सकते हैं? जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है वो बैग की स्टोरेज कैपेसिटी पर हैरान होता है। उसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसके वापस आने के बाद वो एक छोटा सा चाकू उठाती है और गर्व से डिक्लेयर करती है कि उसका एट्रीब्यूट मैजिक कुकिंग है। चकाचौंध कर देने वाली स्पीड के साथ वो एक स्पाइसी मून रैबिट सूप तैयार करती है, उसे बॉन एपेटिट विश करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने इसे बस उन इंग्रेडिएंट्स से बनाया है जो उसके पास थे। जैसे ही वो चम्मच अपने होठों तक ले जाता है वो अविश्वसनीय रूप से डिलीशियस सुगंध से प्रभावित होता है। वो सोचता है कि मैजिक से पकाया गया
खाना एक नॉर्मल डिश से कैसे अलग हो सकता है। वो एक बाइट लेता है और उसकी आंखें शॉक में खुल जाती हैं। यह अविश्वसनीय रूप से डिलीशियस है। उसने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा डिलीशियस कुछ नहीं चखा है, यहां तक कि अपनी पिछली लाइफ में भी नहीं। वो बिना एहसास किए पूरा कटोरा खा जाता है और उसके बाद अपने अंदर पावर की एक लहर महसूस करता है। उसे एक चौंकाने वाला एहसास होता है, क्या उसका खाना पावरफुल बफ्स भी प्रोवाइड करता है। यह यंग नोबल लेडी असल में ऐसी डिशेस बना सकती है जो स्टेटस एनहांसमेंट प्रोवाइड करती हैं। वो उसके जैसे एक आलसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट पार्टनर होगी। वो उसी पल जान जाता है, वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। वो उसका नाम पुकारता है, उसके करीब झुकता है और पूछता है कि क्या वो बड़े होने पर हर रोज उसके लिए ये सूप बनाने को तैयार होगी। फिर वो बम फोड़ता है और उसे शादी के लिए पूछता है, ये सोचते हुए कि उसके परिवार का हिस्सा बनना एक सपने के सच होने जैसा होगा। जब डेस्कास्टोस फैमिली का इनएविटेबल पतन होगा तो वो उसे फाइनेंशियली और सोशली सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात, एक फंडामेंटल लेवल पर उसे अपनी लाइफ में बस उसकी डिलीशियस कुकिंग की जरूरत है। कैरन उसे घूरती है, उसका एक्सप्रेशन पूरे शौक का एक मास्क होता है और वो हकलाती है, क्या क्या तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हो। ल्यूक सोचता है कि उस दिन एक सच में वंडरफुल किस्मत वाली मीटिंग उसका इंतजार कर रही थी। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, यहां तक कि प्रपोजल को ऑफिशियल बनाने के लिए तुरंत अपने फादर से कांटेक्ट करता है। सिर्फ उसके फादर के जवाब के साथ वापस आती है, एक सिंपल ठंडा मैसेज जो उसे अपनी मर्जी से करने के लिए कहता है। ल्यूक उसे थैंक्स कहता है और हार मानकर सोचता है कि उसके फादर हमेशा की तरह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। मीटिंग के लिए एक कैरेज में सवार होकर वो सोचता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है। उनके परिवारों ने रिकॉर्ड टाइम में एक फॉर्मल मीटिंग अरेंज कर ली है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे काउंट कैराबिन और उसकी बेटी ग्रीट करते हैं, जो खुशी भरे एक्सप्रेशंस के साथ अपने परिवार के रेस्टोरेंट में उसका वेलकम करते हैं। वो मुस्कान लौटाता है और कहता है कि उसे आखिरकार काउंट से मिलकर खुशी हुई। वे अंदर जाते हैं। ड्यूक अपने फादर की एब्सेंस के लिए माफी मांगना शुरू करता है, लेकिन काउंट शांति से उसे बीच में टोकता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ड्यूक ने एक ब्रीफ अपीयरेंस दिया, एक रूखा सा हेलो कहा और फिर तुरंत चला गया। काउंट उसे यकीन दिलाता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो गर्मजोशी से ल्यूक को टेबल पर बैठने के लिए इनवाइट करता है। ल्यूक कड़वाहट महसूस किए बिना नहीं रह पाता। एक प्रतिष्ठित ड्यूकल फैमिली का हेड अपने ही बेटे की एंगेजमेंट में आने की जहमत भी नहीं उठा सका आखिरकार। हालांकि उसे एहसास होता है कि उसे सच में कोई परवाह नहीं है। उसके फादर की डरावनी प्रेजेंस शायद बेचारी कैरन को वैसे भी परेशान कर देती। वे तीनों अपनी सीटें लेते हैं और ल्यूक खुलकर और ईमानदारी से बात करने की परमिशन मांगता है। वो कहता है कि सबसे छोटा बेटा होने के नाते उसके पास खुद के अलावा उसे देने के लिए कोई मटेरियल वैल्यू की चीज नहीं है। वो साफ साफ पूछता है कि क्या यह उनकी एंगेजमेंट को सिक्योर करने के लिए काफी होगा। काउंट मुस्कुराता है और जवाब देता है कि उसका परिवार उसे एक्सेप्ट करके बहुत खुश होगा। वो हंसते हुए कहता है कि उसकी बेटी ने उसे पहले ही विस्तार से बता दिया है कि वो ल्यूक को कितना पसंद करती है। कैरन यह सुनकर बुरी तरह शर्मा जाती है और फिर एक चिंतित एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि क्या वो सच में श्योर है कि उसे उसके जैसी कोई चाहिए। उसके फादर बीच में बोलते हैं और कहते हैं कि उसने सुना है कि ल्यूक ने ही उसे सीधे प्रपोज किया था, लेकिन वो अपनी चिंता स्वीकार करता है। दूसरी लड़कियों ने क्रूरता से उसकी बेटी के अपीयरेंस का मजाक उड़ाया है। हमारा प्रोटागोनिस्ट तुरंत जान जाता है कि वो जरूर उसकी बहन आयरिस के बारे में बात कर रहा होगा। वो हर उस व्यक्ति को बुली करने के लिए बदनाम थी जो उसके कन्वेंशनल रूप से सुंदर दोस्तों में से एक नहीं था। वो कैरन को देखता है और सोचता है, ये सच है कि वो थोड़ी चबी है, लेकिन वो सिर्फ 12 साल की है। वो अभी भी बढ़ रही है। इसके अलावा उसे लगता है कि उसका गोल चेहरा असल में काफी क्यूट है। कैराबिन कहता है कि वो बस बहुत खुश है कि एक यंग मैन ने आखिरकार उसकी बेटी के अंदर की इनर ब्यूटी को देख लिया है। ल्यूक सोचता है कि शायद वो उससे माफी मांग रहा है, लेकिन रियलाइज करता है कि ऐसा नहीं है। उसे यकीन है कि वो एक वंडरफुल पर्सन है, लेकिन उसकी प्राइमरी अट्रैक्शंस उसकी कुकिंग स्किल्स और उसकी फैमिली का स्टेटस है। काउंट फिर मेंशन करता है कि उसके परिवार में हर कोई, जिसमें वो खुद भी शामिल है, समय समय पर समुद्र में जाता है। हालांकि वो नोट करता है कि ल्यूक एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो धूप में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पूछता है कि क्या ये एक प्रॉब्लम होगी। हमारा एमसी याद करता है कि कैराबिन फैमिली ने मूल रूप से विनम्र मछुआरों और व्यापारियों के रूप में शुरुआत की थी। अब परिवार समुद्री बिजनेस की एक विशाल रेंज में शामिल है। चूंकि कैरन का कोई भाई नहीं है, इसलिए उससे शादी करने का मतलब है कि एक दिन वो पूरी फैमिली एस्टेट का वारिस बनेगा, और अगर फ्यूचर में उसका कोई भाई होता तो वो खुशी खुशी उसे विरासत सौंप देगा। उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज से दौड़ता है। एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना जो उसकी कुकिंग स्किल्स को दिखाए एक शानदार वेंचर होगा। ल्यूक कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है और जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा धूप के खिलाफ उसके काउंटर मेजर्स पहले से ही परफेक्ट हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मन ही मन सोचता है कि वो बस शिप पर वैल का इस्तेमाल कर सकता है।
उसे सी सिकनेस नहीं होगी और वो उसका लगेज भी उठा सकता है। फिर वो पूरी यात्रा सोकर बिता सकता है। संतुष्ट होकर कैराबिन टेबल से उठना शुरू करता है और अनाउंस करता है कि अब उसके लिए उनके रास्ते से हटने का टाइम हो गया है। वो सजेस्ट करता है कि उन दोनों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए और ल्यूक की ओर मुड़कर वो ईमानदारी से कहता है कि वो उसे अपनी कीमती बेटी सौंप रहा है। ल्यूक उसे थैंक्स कहता है और काउंट एक बड़ी संतुष्ट मुस्कान के साथ जाने लगता है। ल्यूक ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि वो बहुत जल्दी में लग रहा है। एक बार जब वे अकेले होते हैं तो कैरन उसका नाम पुकारती है। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प होता है और वो कहती है कि वो इतनी सुंदर बनना चाहती है कि गर्व से उसके साथ खड़ी हो सके। वो उसे हैरान होकर देखता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि वो पहले से ही काफी क्यूट है। वो जोर देकर कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो बताती है कि भले ही वो एक लड़का है लेकिन वो पहले से ही बहुत हैंडसम है। उसने अफवाहें सुनी हैं कि वो बचपन से ही अपने अपीयरेंस और हेल्थ पर बहुत ध्यान से काम कर रहा है। वो सोचता है तो अफवाहें उसके कानों तक पहुंच गई हैं, है ना? ऐसी अफवाहों का सोर्स सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ। घर पर वो हमेशा लापरवाह होने का नाटक करती है लेकिन वो जानता है कि वो हमेशा उस पर कड़ी नजर रखती है। कैरन फिर ईमानदारी से उसे सुंदर बनने में मदद करने के लिए कहती है, जैसे उसने खुद के लिए किया है। वो मान जाता है और कहता है कि उसे मदद करके खुशी होगी, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वो एक बहुत सख्त टीचर है। वो पूछता है कि क्या वो समझती है कि वो किस चीज में पढ़ रही है। एक दृढ़ संकल्प के साथ वो डिक्लेयर करती है कि वो सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो थोड़ी सी कमजोरी के साथ पूछती है, क्या मेरे जैसा कोई सच में सुंदर बन सकता है? वो आश्वासन देते हुए मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वो बिल्कुल बन सकती है और उसके मामले में ये बहुत आसान होगा। वो हैरान दिखती है और वो मन ही मन प्लान करता है कि कैसे वो अपने स्लीप मैजिक और वेल का एक साथ इस्तेमाल करके उसे एक एफर्टलेस डाइट पर रख सकता है। लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ उससे ज्यादा चाहती है। वो फैसला करता है कि अभी उसे एक ही बार में सब कुछ बताकर परेशान करने का टाइम नहीं है। वो प्यार से उसे छोटी बहन कहता है और पूछता है कि क्या उसे उसके साथ कहीं और प्राइवेट जगह पर जाने में कोई ऐतराज होगा। वो मान जाती है और शर्माते हुए सजेस्ट करती है कि वो बस उसका पहला नाम यूज कर सकता है। वो पूछता है कि क्या वो बदले में उसका पहला नाम यूज करेगी और वो मान जाती है। फिर वो कहता है कि उन्हें ये बातचीत उसके कमरे में जारी रखनी चाहिए। वहां पहुंचकर वो सिरप को बुलाता है और उसे ये सुनिश्चित करने का इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई छिपकर बातें न सुन रहा हो। जैसे ही वो मानती है, वो सोचता है कि भले ही ये ज्यादा ड्रामेटिक हो, लेकिन वो सच में अपनी बहन की पोटेंशियल दखलंदाजी को लेकर चिंतित है। हमारा प्रोटागोनिस्ट कैरन की ओर मुड़ता है और उसे साफ साफ बताता है कि उसकी डाइट पूरी तरह से मैजिक पर चलती है। सिंपल शब्दों में वो एक्सप्लेन करता है, मैं सोते समय एक्सरसाइज करता हूँ। वो पूरी तरह से कंफ्यूज दिखती है लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो अभी सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। वो अपने दो एट्रीब्यूट्स का खुलासा करता है, स्लीप और लेजीनेस। वो हाँफती है, हैरान होकर कि उसके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, और वो एक्सप्लेन करता है कि वो मुख्य रूप से अपनी डाइट के लिए स्लीप का इस्तेमाल करता है। वो वेल को समन करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो अपने एट्रीब्यूट मैजिक को इस ओरिजिनल नॉन एट्रीब्यूट स्पेल के साथ कंबाइन करता है। प्रोसेस सिंपल है, वो कहता है। वो उसे सुला देगा, वैल उसके शरीर में एंटर करेगा और फिर वैल उसके फिजिकल फॉर्म का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करेगा। वो समझती हुई लगती है और पूछती है, तो ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट स्पेल है? वो इस बात को कंफर्म करता है और खुद पर एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन करने की पेशकश करता है। वो 1 मिनट का स्लीप टाइमर सेट करने और वैल से एक सिंपल एक्सरसाइज रूटीन परफॉर्म करवाने का फैसला करता है। ठीक 1 मिनट बाद वो एक थके हुए लुक के साथ उठता है और पूछता है, तो क्या मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की तरह मूव कर रहा था? उसका चेहरा हैरानी से भरा होता है और वो धीरे से कहती है कि यह अमेजिंग से भी बढ़कर था। वो कंधे उचकाता है और कहता है कि बेशक उसे इसका एक भी पल याद नहीं है। वो दोहराती है कि यह देखना बस अविश्वसनीय था। वो कांपती हुई एक्साइटमेंट के साथ पूछती है, क्या मैं भी सच में ऐसा कर सकती हूँ? वो उसे बताता है कि उसे बस रिलैक्स करना है और वैल को अपने शरीर में एंटर करने देना है। वो मान जाती है और ज्यादा सूटेबल कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो उससे एक्सरसाइज में उसकी करंट प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछता है। थोड़ी उदास दिखते हुए वो मानती है कि वो इसमें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पास काफी फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो सजेस्ट करता है कि वे कुछ सिंपल से स्टार्ट करें ताकि उसका शरीर इसके आदी हो सके। 1 घंटे बाद वो उसे गुड मॉर्निंग कहकर जगाता है और पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है। काउच पर बेजान पड़ी हुई वो थकावट से कराहती है, मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। वो कमजोर आवाज में पूछती है, क्या वो सच में एक सिंपल एक्सरसाइज थी? उसका पूरा शरीर इतना दर्द कर रहा है कि वो हिल भी नहीं सकती। हमारा एमसी उसके पास आता है और कहता है कि वो उस पर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करेगा। वो सजेस्ट करता है कि वे कुछ समय के लिए इन सिंपल एक्सरसाइज पर टिके रहें ताकि उसकी एंड्योरेंस बढ़ सके। वो उसे चेतावनी देता है कि कुछ मसल्स में दर्द बना रहेगा, इसलिए उसे इसे सहना होगा। कैरन उदासी से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी।
थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद वो अनाउंस करता है कि उसकी ट्रेनिंग का फेज 2 शुरू होने वाला है। ब्यूटी। पहला लेसन, तुम्हें साबुन लेना है और उसे एक रिच लेदर में बदलना है। वो शक से पूछती है कि क्या यह झाग किसी भी तरह की गंदगी को धो पाएगा। वो एक्सप्लेन करता है कि इस झागदार रूप में साबुन असल में गंदगी को एब्जॉर्ब करता है, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो उसे चेतावनी देता है कि बहुत जोर से रगड़ने से उसकी स्किन को सिर्फ नुकसान होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपना चेहरा अच्छी तरह से धोए। और जरूरी बात, उसे अपने चेहरे को तौलिए से सुखाते समय रगड़ना नहीं बल्कि थपथपाना है। वो संतुष्टि के साथ नोट करता है कि वो क्यूरियोसिटी से चमक रही है, जिससे उसे पढ़ाना एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस बन जाता है। अगला वो डिक्लेयर करता है न्यूट्रिशन। एक हेल्दी बॉडी, वो एक्सप्लेन करता है, एक प्रॉपर डाइट के बिना अचीव करना इम्पॉसिबल है। वो उसकी एक ग्रेट कुक के रूप में तारीफ करता है और उसे बताता है कि सही इंग्रेडिएंट्स के साथ वो अविश्वसनीय रूप से डिलीशियस डाइट फूड बना सकती है। उसकी आंखें इंटरेस्ट से चमक उठती हैं और वो कहती है कि यह सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उस पल से वो नोट करता है वो डाइट डिशेस बनाने की कला की पूरी तरह से आदी हो गई। उसके सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए उसने उसके सभी फूड आइडियाज लिए और उन्हें तुरंत टैंजिबल डिलीशियस डिशेस में बदल दिया। सही बात है, उसने उस जापानीज क्विजीन को परफेक्टली रिक्रिएट किया जिसे वो बहुत मिस करता था। वो इस नई दुनिया में उन नॉस्टैल्जिक डिशेस को फिर से चख पाने पर बहुत खुश था। उसके द्वारा तैयार की गई दावत को देखते हुए, हालांकि वो बताता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा खाना बना दिया है। कैरन शर्माते हुए एक्सप्लेन करती है कि वो बस एक्साइटेड हो गई थी और बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने की कोशिश करना चाहती थी। वो धीरे से उसे याद दिलाता है कि खाना चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, ज्यादा खाना अभी भी नुकसानदेह है। वो प्रोटेस्ट करती है कि वे इस सारे वंडरफुल फूड को बस फेंक नहीं सकते। ल्यूक को एक आइडिया आता है और वो पूछता है, तो फिर हम इसे किसी अनाथालय में डोनेट क्यों नहीं कर देते। वो मेंशन करता है कि पास में उनमें से कुछ हैं। उसका चेहरा खिल उठता है और वो डिक्लेयर करती है कि ये एक वंडरफुल आइडिया है। इस तरह वो जी भरकर अपनी कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती थी और बचा हुआ खाना अनाथों को दिया जा सकता था। एक सच्ची विन विन सिचुएशन। वो सोचता है कि कैसे वो और भी ज्यादा डिशेस बनाने की कोशिश कर रही थी और हर दिन उन्हें अलग अलग ऑर्फनेजेस में डोनेट कर देती थी। कुछ देर बाद जब वो एक कैरेज में जा रहे थे तो वो उससे पूछता है कि क्या उसका आज भी जाने का इरादा है। वो जवाब देती है कि ये आइडिया तो खुद उसी ने उसे दिया था। वो इस बात से एग्री तो करता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसका तो बस घर पर पड़े रहने का मन था। ऐसे भी वो ऑर्फनेजेस इतने अनहाइजीनिक थे कि उसे वहां की आदत ही नहीं पड़ पा रही थी। यहां तक कि क्लीनिंग मैजिक के साथ भी पूरी बिल्डिंग को क्लीन करना बहुत हार्ड था। और तो और वो जगह ऐसे ऑर्फन से भरी हुई थी जो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे और नहाते भी नहीं थे। तभी एक लड़की भागते हुए उनके पास आती है, जोर से उसका नाम पुकारती है और बताती है कि उसका छोटा भाई बीमार है और उठ भी नहीं पा रहा है। वो उससे अपने भाई की हेल्प करने के लिए कहती है। कैरन ये सुनकर वरीड हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत टेरिबल है, लेकिन उसे हीलिंग मैजिक नहीं आता। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वैसे तो ऑर्फनेजेस का इंचार्ज चर्च था, लेकिन प्रीस्ट सिर्फ तभी दिखाई देते थे जब पैसों की बात होती थी। उसे वहां का लोकल चर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, उसे हेल्प करनी ही पड़ेगी। वो लड़की उन्हें रूम में ले जाती है और हमारा एमसी सोचता है कि ये जगह एक बीमार इंसान के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो उस बीमार लड़के के पास जाकर झुकता है और नोटिस करता है कि उसकी ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि शायद इसे निमोनिया है। वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे उसकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाएगी। वो एक स्पेल यूज करता है और फिर कहता है कि अब उसे बेटर फील होना चाहिए। वो लड़की खुश होकर कहती है कि वो इसके लिए बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन वो पूछती है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो ड्यूक का बेटा है और उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उसने उसे इसलिए क्योर किया ताकि वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। अब वो जानता था कि इस डिजीज को कैसे ट्रीट करना है, इसलिए उसे उनका थैंक्स करना चाहिए। वो सरप्राइज होकर पूछती है क्या उसे सच में पैसों की जरूरत नहीं है। वो झुककर उसे थैंक यू बोलती है और वो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की काफी स्मार्ट है। उसे यकीन था कि अगर वो अलग सर्कमस्टांसेस में पैदा हुई होती तो एक इजी लाइफ उसका इंतजार कर रही होती। वो सिरप को बुलाता है और पूछता है ड्यूक के पास इतना पैसा है जितना वो खर्च भी नहीं कर सकता, राइट? जब वो बस बेकार ही पड़ा हुआ है तो उसे स्पेंड क्यों ना किया जाए। इसके बाद वे सीधे ऑर्फनेज के डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं। एमसी 50 गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग नीचे रखता है और पूछता है कि क्या ये ऑर्फनेज को क्लीन अप करने और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करने के लिए काफी होगा। डायरेक्टर एग्री हो जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन एमसी उसे रोक कर कहता है कि उसे सुनना होगा। वो कहता है कि सोचना बहुत टायरिंग होता है और वो कोई भी रिफ्यूजल नहीं सुनेगा। डायरेक्टर तुरंत मान जाता है और अपनी रिस्पेक्ट शो करता है। वो सोचता है कि पहले तो वो बस ऐसे ही साथ चल रहा था, लेकिन अब वो इन सब से काफी इंट्रिग्ड हो गया था। ये ऑर्फन्स उसकी हीलिंग मैजिक की स्टडी के लिए एक एक्सीलेंट टेस्टिंग ग्राउंड बनेंगे। कुछ टाइम बाद जब वो 14 साल का हो जाता है तो वो सोचता है कि कैरन से उसकी एंगेजमेंट के बाद के 3 साल काफी फन भरे रहे हैं।
सिर्फ मेन ड्यूटीज परफॉर्म करती है और वो लगभग हर दिन खाना बनाती है। मीनवाइल वो अपनी ब्यूटी और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लगातार वेल का इस्तेमाल करता रहा। धीरे धीरे उसकी लेजी लाइफ और भी ज्यादा फुलफिलिंग बनती जा रही थी। उसकी वजह से उसने बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन किए थे। लेकिन ऐसे दिन देर सवेर खत्म हो ही जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस स्प्रिंग में एकेडमी में एंटर कर रही है और डॉम में अपनी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट करेगी। इसलिए वो उसके साथ बचे हुए इस टाइम का पूरा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन शायद वो नहीं आएगी। हालांकि उसे लगता है कि वो सिर्फ लेट हुई है, फिर भी उसे ढूंढने जाना ही होगा। वो रूम से बाहर निकलता है और 19 साल के टेस्टा उगालो को देखता है और सोचता है कि इतनी सुबह अपने भाई को देखना कितना अनयूजुअल है। वो हमेशा की तरह उसके पास से गुजर जाता है। वो अब उससे भी ज्यादा टॉल हो गया है। क्या ये उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है? अभी मेन चीज है कैरन को ढूंढना। वो जानता है कि वो कहाँ हो सकती है। वो उसे गार्डन में बैठा हुआ पाता है और सोचता है कि जिस डाइट को वो फॉलो कर रही थी उसमें उसने ग्रेट सक्सेस हासिल कर ली है। अब वो एक ऐसी ब्यूटी के रूप में जानी जाती है जिसमें स्वीटनेस और फेमिनिटी का कॉम्बिनेशन है। ल्यूक पास आता है, आयरिस को नोटिस करता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। वो एक स्माइल के साथ उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो पूछता है कि क्या वो कैरन को उससे दूर ले जा सकता है। वो पूछती है कि क्या वो उनकी टी पार्टी को इंटरप्ट करना चाहता है। वो कहता है कि वो तो बस उससे मिलने आई थी। अब वो उस स्टोलन यंग लेडी को वापस लेने आया है। उसने सोचा कि शायद वो सोच रही थी कि वो अपनी नजर से किसी तरह उसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन ऐसी ट्रिक्स उस पर काम नहीं करती। जब कैरन ने नोटिस किया कि वो दोनों एक दूसरे को सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं तो वो वरीड हो गई। उसने माफी मांगी और कहा कि वो भी उससे बात करना चाहती थी। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि पर्सनली उसके लिए वो सबसे स्वीट लड़की थी। वो कहता है कि ये उसकी फॉल्ट नहीं है। वो अपनी सिस्टर को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो अब बस करेगी। आयरिस एम्बैरेस्ड होकर नजरें चुरा लेती है, एक फैन से अपना चेहरा ढक लेती है और कहती है कि ठीक है, वो एकेडमी में उससे जितना चाहे उतना मिल सकती थी। वो कहता है कि ये तो अनफेयर है। नेक्स्ट ईयर वो भी एकेडमी में एंटर कर रहा होगा, इसलिए उसे वेट करना चाहिए। वो जॉयफुल लुक के साथ उन्हें देखती है और पूछती है कि क्या वे दोनों अब उसके लिए फाइट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि जब वो कंफ्यूज्ड होती है तो बहुत क्यूट लगती है। उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी बहन अपसेट थी और सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है। वो उसकी ओर झुकता है और कहता है कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा उसे डरा रहा है। उसने उसे गुड लक विश किया और पूछा कि क्या अब उसके एकेडमी जाने का टाइम हो गया है, राइट? उसके बाद वो कैरन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, वहां से चलने का ऑफर देता है और सोचता है कि वे एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, इसलिए एक अच्छा मूड बनाने में कोई हर्ज नहीं है। वो जाने ही वाली थी कि उसने उसे बुलाया और कहा कि वो इतना रूड होने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो चले जाते हैं और आइरिस उसी जगह पर बैठी रहती है, भारी सांसें लेती हुई, और सोचती है कि वही एकमात्र हैंडसम आदमी है जो उसे इतना सूट करता है। कुछ महीनों बाद वो अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और सिर्फ ने पूछा कि वो आज कौन सी बुक चुनेगा। उसने सोचा कि जब से कैरन ने एकेडमी में एंटर किया है उसने घर से निकलना बंद कर दिया है। शॉपिंग पर हमेशा वही जाती है। हालांकि जब उसे कुछ सामान चुनना होता है तो वो एक मर्चेंट को अपने यहाँ इनवाइट कर लेता है। माल के अलावा उसका कोई और बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसके पास मिलने के लिए कोई नहीं है। वो बेड से उठता है और कहता है कि वो आज वॉक पर जाने का सजेस्ट करता है। वो कहती है कि ये उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, शायद उन्हें किसी और दिन जाना चाहिए जब बारिश न हो रही हो। वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसे उसके साथ ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो मान जाती है और एक स्माइल के साथ कहती है कि उसने ऐसा किए हुए बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद वो एक केप पहनकर जिसमें उसके कान और टेल छुपे हुए थे कैरेज ड्राइव करती है और एमसी सोचता है कि वो एक कोचमैन के तौर पर काफी अच्छी है। कैरन के साथ वे तीनों अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। वो उसे कितना मिस करता था। वो उसे सही जगह पर ले आई थी। वो बाहर निकलता है और कहता है कि ये बहुत फास्ट था। वो कहती है कि ड्यूक की कैरेज का रास्ता कोई ब्लॉक नहीं करेगा। उसने सोचा कि पावर एक ग्रेट स्ट्रेंथ है, तो क्या यहाँ वो चीज है जो उसे चाहिए। वो माई डिपार्टमेंट स्टोर को देखता है और सोचता है कि यहाँ गेम्स की तरह ही ह्यूज डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं। यहाँ आप किसी भी ओकेजन के लिए ज्यादातर इक्विपमेंट और गिफ्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। वे अंदर जाते हैं और वो कहता है कि वो जो चाहे खरीद सकती है। वो उसे थैंक यू बोलती है और डिपार्टमेंट स्टोर का एम्प्लॉय कहता है, वेलकम हियर, आप मिस्टर ल्यूक हैं, डेस्कास्टोस फैमिली के ड्यूक, राइट? उसका नाम मॉस्की मेड है और वो स्टोर का ओनर है। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि वो थोड़ा सरप्राइज्ड है कि उसे उसका नाम पता है। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन मर्चेंट्स का मेन वेपन है। उसके बाद वो उन्हें ऑनर्ड गेस्ट के लिए बने रिसेप्शन हॉल में ले जाता है और कहता है कि वे हमेशा अपने गेस्ट्स का वार्मली वेलकम करते हैं। हालांकि वो शायद एक पार्टनर के तौर पर बहुत अच्छा नहीं है, तो आज उसकी बेटी उन्हें सब कुछ दिखाएगी और बताएगी। लड़की उसके पास आती है और कहती है कि उसे उससे मिलकर खुशी हुई। उसका नाम अकारी मेड है। उसने सोचा तो ये रही वो
यह लड़की उन मेन कैरेक्टर्स में से एक है जो मर्चेंट के रूट पर आगे बढ़ती है। उसने अपना और सिरप का इंट्रोडक्शन दिया और उसने कहा कि उसे भी उससे मिलकर खुशी हुई। उसने उन्हें बुलाया और कहा कि उसे भी उनसे मिलकर खुशी हुई। उसने सोचा कि वो खुश है कि वो उसके साथ भी पोलाइट थी। उसने सोचा था कि वो इस स्टोर में सिर्फ एक बार ही देख पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे यहाँ पर्सनली कस्टमर्स को रिसीव भी करते हैं। ये तो लक है। वो स्माइल करती रही और पूछा, तो वे आज क्या खरीदना चाहेंगे? प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो उससे कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए कह सकता है? फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कन्वीनियंस के लिए कुछ? उसने कहा कि वो उसे समझ गई, तो फिर वे अब कुछ ढूंढ लेंगे। तो पहली चीज जो वो उसके अटेंशन में लाना चाहती है वो है एक मैजिक हेयर ड्रायर। उसने सोचा कि वह एक बहुत ही पॉजिटिव लड़की है। उसने एक एक करके बिना किसी दखल के प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाया और बताया। उसके बाद उसने लगभग सब कुछ खरीद लिया और अपने चेहरे पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ सोचा कि उसने कितनी अच्छी परचेज की है। वो मुड़ा, सिरप को बुलाया और पूछा कि वो क्या खरीदना चाहेगी। उसने तुरंत मना कर दिया और उसने सोचा कि वे बहुत रेयरली एक साथ शॉपिंग पर जाते हैं, इसलिए वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता था। तभी अकारी काउच से उठी और कहीं चली गई। वो एक छोटे से बॉक्स के साथ वापस आई और पूछा, उस केस में इस रेड चोकर के बारे में क्या ख्याल है? उस चीज ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया और उसने पूछा, ये वंडरफुल है ना? उसने थोड़े सैड लुक के साथ कहा कि हालांकि ऐसी चीज एक सिंपल मेड के लिए है। वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी क्योंकि उसने कह दिया कि वो इसे खरीद रहा है। उसने उसे थैंक यू कहा और सिर्फ अपने चेहरे पर एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ कुछ ऑब्जेक्ट करना चाहती थी। उसने उसे बॉक्स दिया और कहा कि ये उसकी सारी केयर के लिए ग्रेटिट्यूड है। उसे लगा कि उसे ये पसंद आया या क्या वो गलत था। उसने एक स्माइल के साथ कहा कि वह वैसे भी उसे कन्विंस नहीं कर पाएगी। उसने उसके गले में चोकर पहनाया और पूछा कि क्या उसे ये पसंद आया। उसने सरप्राइज में खुद को मिरर में देखा और कहा कि ये ब्यूटीफुल है। कारी ने अपने चेहरे पर एक हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ कहा कि ये उस पर बहुत सूट कर रहा है। उसके बाद वे स्टोर से निकल गए। वह उसकी ओर मुड़ी और पूछा कि वो इसके बारे में क्या कहेगा। उसने उसका चेहरा छुआ और कहा कि ये चोकर उसके ब्लॉन्ड हेयर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। उसने एक जॉयफुल स्माइल के साथ सोचा कि वो कितना खुश है कि उसे ये पसंद आया। वह उनके पास आई और कहा कि वह बहुत आभारी है कि वे उनके स्टोर पर आए। किसी ने सोचा कि आज एक बहुत ही प्लेजेंट शॉपिंग ट्रिप थी। कभी कभी आपको ऐसे दिन बिताने की जरूरत होती है। वे जाने लगे और उसने सोचा कि अगले साल वो भी घर छोड़कर एकेडमी में एंटर करेगा, इसलिए उसे कम से कम थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत थी। वो एस्टेट में लौटा और सोचने लगा। उसे घर छोड़ने से पहले अभी भी कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी और स्पेसिफिकली उसे ये पता लगाने की जरूरत थी कि उसका कैरेक्टर एक डिस्गस्टिंग फैट टोड में क्यों बदल गया था। उसके पास कुछ गेस थे, लेकिन वो इन सब से डील करने में बहुत लेजी था। लेकिन उसे ये करना पड़ा क्योंकि लेजीनेस का रास्ता कांटों भरा होता है। कुछ देर बाद वह एक मिरर वाले टेबल के सामने बैठा और सोचने लगा कि ऐसा बनने के लिए उसे क्या करने की जरूरत है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मटेरियल्स तो शुरू से ही रेडी थे। क्या सिर्फ एक स्लॉपी लाइफ की वजह से ऐसे इंसान में बदलना पॉसिबल है? जिस चीज पर उसे डाउट था वो थी इस दुनिया का खाना जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं था। इंग्रेडिएंट्स उसकी पास्ट लाइफ की तरह ही सेम है। उसने एक वीक बॉडी स्ट्रक्चर और एलर्जीज की पॉसिबिलिटी पर भी विचार किया, लेकिन कोई नॉर्मल जवाब नहीं मिला। खाना, इंग्रेडिएंट्स, शायद कैरन कुछ समझ पाएगी। उसके बाद उसने एक लेटर में लिखा कि इनमें से लगभग सभी इंग्रेडिएंट्स पॉइजन हैं। उसने यह पढ़ा और सोचा कि भले ही ये मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हों, लेकिन कंजम्पशन के मेथड के आधार पर बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस के साथ साथ डेथ के भी केसेस होते हैं। खैर, ये उस स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। शायद ये फिर से चेक करने लायक है कि पॉइजन के साथ चीजें कैसी हैं। उसके बाद वो जानकारी के लिए दूसरे विटनेस सिरप के पास आया और उसने पूछा कि क्या वो इंटरेस्टेड है कि वो पहले कैसा था। जब तक वो 4 साल का नहीं हो गया वो अच्छे से खाता, सोता और फिर खाता था। वो कितना अच्छा बच्चा था। उसने पूछा, यानी कोई स्ट्रेंज चेंजेस नहीं हुए? उसने एग्री किया और कहा कि उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि उसका कैरेक्टर वीक है जब तक कि उसे इसके बारे में बताया नहीं गया। इसलिए जब वो बीमार पड़ा तो वे बहुत सरप्राइज्ड हुए। उसे याद है कि इस इंसिडेंट से पहले उन्होंने उसके बर्थडे पर उसके लिए डिलीशियस फूड का एक ह्यूज टेबल लगाया था। उसके बाद उसकी कंडीशन ने उन्हें 1 साल तक वरी किया। उस समय वो शायद 6 साल का था। ड्यूक ने सोचा कि वो तब बीमार महसूस करता था जब उसकी मैजिकल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। उसने पूछा कि उसके लिए खाना कौन बनाता था। उसने कहा कि ये एक पर्सनल शेफ था, लेकिन फिर उसने क्विट कर दिया, इसलिए हेड बटलर ने उसे रिप्लेस कर दिया। उसने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचा, क्या उसी ने वो खाना बनाया था जिसने मुझे बीमार कर दिया? ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है। अब इस प्रॉब्लम को सेटल करने का टाइम आ गया है। उसके बाद वो बटलर को रूम में ले आया जहां उसने वेल की हेल्प से उसे जकड़ लिया और उसे ग्रीट किया। वो रूम में घूमता है और कहता है कि वो कुछ सोच रहा था, वो एक डिस्गस्टिंग टोड में क्यों बदल गया। अगर वो नॉर्मली बड़ा होता तो सब कुछ इतना टेरिबल नहीं होता, है ना? वो ग्रेटफुल है कि वो रोज खाना बनाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ऐसा लगता है कि ये उसे सूट नहीं किया। उसे यकीन था कि किसी ने उसके खाने में पॉइजन मिलाया था। उसने मैजिक से उसकी आंखों और मुंह को कवर करने वाली बैंडेज हटा दी और पूछा कि क्या उसके फादर ने उसे ऑर्डर दिया था, क्या नहीं दिया था। उसने सोचा कि उससे डील करना जरूर मुश्किल रहा होगा, जो मर नहीं रहा था बल्कि और हेल्दी होता जा रहा था। वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने रेस्टोरेशन मैजिक सीख लिया है और फिर उसने एक एंटीडोट भी बना लिया था। उसने कहा कि ये इसका प्रूफ है, जिसने उसके खाने में पॉइजन मिलाया, क्या वो तुम थे? बटलर ने माफी मांगी और उसने सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से कन्फेस कर लेगा। ये बहुत बोरिंग था। हालांकि अगर उसने रेजिस्ट किया होता तो उसकी रिवेंज की प्यास और बढ़ जाती। उसने कहा कि वो उसे माफ करता है, लेकिन पनिशमेंट कैंसिल नहीं हुई है। वो इस वजह से बहुत डर गया और जोर से पूछा कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। प्रोटैगनिस्ट ने एक मैजिक सर्कल बनाया और कहा कि वो उसकी जान नहीं लेगा, वो सिर्फ मैजिकल प्रैक्टिस में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। उसने सोचा कि लेजीनेस उसका गिफ्ट होगा। उसने मैजिक का इस्तेमाल खत्म किया और पूछा, तो अगर मैं इसे लोगों पर इस्तेमाल करूं तो रिजल्ट ऐसा होगा? उसे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। वो जाने लगा और सोचा कि अब सब कुछ क्लियर है। ड्यूक डेस्कास्टोस उसका एनिमी था। फादर बटलर जैसे हाई रैंकिंग पर्सन को एलिमिनेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर उसने उसे एक प्रीमेच्योर अटैक के लिए प्रोवोक किया तो ये अनप्लेजेंट होगा, इसलिए वो उसे वीक करेगा। वो अपने फादर के पॉन्स को यूजलेस बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद सिरप उससे मिली और मास्टर से पूछा कि वो कहाँ गया था। उसने उसे सुनने के लिए कहा और पूछा कि क्या वो खुश होगी अगर वो कहे कि वो एकेडमी में एंटर करेगा। उसने कहा कि उसे लगा कि यह कुछ नेचुरल होगा। क्या उसका वहां एंटर करने का इरादा नहीं था? उसने उसका चेहरा छुआ और कहा कि उसने अपना रास्ता पहले ही चुन लिया है, और अगर वो एकेडमी में एंटर करता है तो वे एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। मोस्ट लाइकली नहीं। उसने कहा कि वो भी उससे अलग नहीं होना चाहती। उसने सोचा कि अगर वो एकेडमी गया तो उसके मारे जाने का हाई चांस है। वहां न जाना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसका घर भी सेफ नहीं था, उसे मूव अराउंड करना पड़ सकता था। ये सब अपनी लेजी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो शैडोज से मेन कैरेक्टर्स की हेल्प करेगा और रॉयलिस्ट और एरिस्टोक्रेटिक फैक्शंस के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन स्टेज करेगा। ड्यूक डेस्कास्टोस, जो एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन का लीडर है, हार जाएगा, ठीक ओरिजिनल स्टोरी की तरह। यह सबसे हाईएस्ट सर्वाइवल रेट वाला सबसे इजी तरीका था। वो किस तरह के ट्रबलसम इंसान के रूप में रीइनकॉर्नेट हुआ था, लेकिन शायद ये इसके वर्थ था। आखिरकार ये उसकी फेवरेट गेम वर्ल्ड थी, तो वो इस कैरेक्टर का रोल लास्ट तक प्ले करेगा। वो देखेगा कि क्या वे उसे किल कर सकते हैं। एक साल बाद सिरप कैरेज के पास खड़ी थी और एमसी को एक अच्छी जर्नी विश कर रही थी। उसने उसे थैंक यू कहा और अर्जिटा की रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर की ओर चला गया। उसने सोचा कि एंट्रेंस एग्जाम्स में 3 पार्ट्स होते हैं, एकेडमिक, मैजिकल और प्रैक्टिकल। यह माना जाता है कि हर सब्जेक्ट में बेस्ट स्टूडेंट को स्टेटस की परवाह किए बिना एक स्पेशल क्लास में एनरोल किया जाएगा। वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं रहना चाहता, इसलिए चीजों को अपने कोर्स पर चलने दो। उसके बगल में किसी ने जोर से पूछा, ये किस तरह का बीस्ट मैन है? उसने साइड में देखा और सोचा, क्या वो भी एग्जाम दे रही है? जब उसने उस लड़की को देखा जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और सोचा कि उसके ग्रीन हेयर, एमरल्ड जैसी आंखें हैं और वो एक बीस्ट वुमन है। ये हीरोइनों में से एक थी, एडवेंचरर रूबी। वो आगे बढ़ी और इनक्रेडिबल एजिलिटी के साथ अपने ओपोनेंट के सभी अटैक्स को डॉस कर दिया। उसने बहुत क्विकली स्ट्राइक भी किया और उसने साइड से देखा और सोचा कि लार्ज स्केल बैटल टेक्निक्स। बीस्टमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा उसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया और रोब पहने आदमी ने उसका नाम पुकारा और कहा कि अगला वो होगा। उसने सोचा कि अब कितना अच्छा टाइम है। किसी ने पूछा कि क्या वो नॉन एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उसने सोचा कि यह कितना ट्रबलसम है। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक का इस्तेमाल किया, अपने ओपोनेंट पर एक डैगर पॉइंट किया और उसने हार मान ली। आदमी ने अगले वाले को बुलाया और उसने इंटरेस्टेड लुक से इसे देखा और फिर चली गई। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि उसने उसे खो दिया है। ठीक है, शायद वे एकेडमी में मिलेंगे। ओरिजिनल में उसका कैरेक्टर एक्सीलेंट मार्क्स के साथ एग्जाम पास करने में एबल था, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। अगले दिन सिर्फ उसके पास एक लेटर लेकर आई जिसमें एग्जाम में सक्सेसफुल पास होने का नोटिफिकेशन था। उसने सोचा कि एडल्ट्स के लिए लव स्ट्रेटेजी सिमुलेटर स्टार्ट हो रहा है। उसने एक स्माइल के साथ सोचा कि वो समझ गया है कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो कितना अच्छा था। एक ऑर्डिनरी यूनिफॉर्म इतनी शीक नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन उसकी परफेक्ट बॉडी बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। वो उसके पास आई और कहा कि कैरेज पहले से ही प्रिपेयर्ड है। वो मुड़ा, उसे थैंक यू कहा और सोचा कि आज उसकी नई लाइफ शुरू होगी। वो किंगडम की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी में अटेंड करने वाला था। यह वेरियस पॉलिटिकल गेम्स के लिए एक प्लेग्राउंड भी है। एरिस्टोक्रेट्स के ज्यादातर बच्चे यहीं जाते हैं। हालांकि हाल ही में कॉमनर्स को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा है, अगर वे काफी अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की संख्या नोटिसेबली बढ़ गई है। एकेडमी में 3 मेन फैकल्टीज हैं, कॉम्बैट, मैजिक और एकेडमिक्स। किंगडम में कई डंजन्स हैं और मॉन्स्टर्स भी एस्केप कर जाते हैं, इसलिए एकेडमी लोगों को इस थ्रेट से फाइट करने के लिए ट्रेन करती है। एकेडमी का अपना रिसर्च सेंटर भी है
और वो एक्टिवली मैजिक डेवलप कर रही है। उनके पास एक लेजेंडरी मेज भी है। गेम में इस पार्ट के 2 मेन गोल्स थे। पहला है अपने बेसिक स्टैट्स को बढ़ाना, दूसरा है मेन कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करना। आपके स्टैट्स के आधार पर आप अलग अलग कैरेक्टर्स से मिलते हैं। अगर प्लेयर को एक स्पेसिफिक एंडिंग चाहिए तो आपको क्लियर एक्शंस लेने होंगे। पास्ट लाइफ में उसने शैडोज से मेन कैरेक्टर के खिलाफ फाइट की थी। उसने एक एरिस्टोक्रेटिक विलन का रोल प्ले किया था, लेकिन वो इस प्लॉट लाइन को अवॉइड करना चाहेगा क्योंकि वो जीना चाहता है। बेशक वो अब एक नेस्टी फैट टोड नहीं है और उसे यकीन है कि यह पहले से ही अपने चेंजेस लाएगा, लेकिन उसे उनके लिए सर्वाइव करना होगा। सिरप ने पूछा, क्या वो कुछ भूल रही थी? प्रोटैगनिस्ट ने इससे इनकार किया और कहा कि उसने जरूरत की हर चीज प्रिपेयर कर ली है। उसने एक डिस्प्लीज्ड लुक के साथ कहा कि वो वरीड है। अगर रूल्स नहीं होते तो वो डॉम क्लीन कर रही होती। उसने सोचा कि उसकी ड्यूटी की सेंस और भी स्ट्रांग होती जा रही है। जो स्टूडेंट्स खुद मैनेज नहीं कर सकते उन्हें एक सर्वेंट ले जाने की इजाजत है, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसने उसके हाथ पकड़े और कहा कि अगर वो उसके साथ चलती तो वो खुश होता, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो मान गई और उसने सोचा कि एक सर्वेंट को एक एरिस्टोक्रेट की एज के करीब होना चाहिए। नेचुरली कुछ भी काम नहीं करेगा। उसने कहा कि उसे यकीन नहीं था कि वो अकेले मैनेज कर सकता है। उसने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने कहा कि वो उस टाइप का इंसान है जिसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पसंद नहीं है। उसने एक स्माइल के साथ पूछा, वो जानती है कि अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट? इसके अलावा कैरन भी एकेडमी में है। उसने कहा कि वो इसके बारे में जानती थी, लेकिन वो ही थी जो उसकी देखभाल करना चाहती थी। उसने उसे थैंक यू कहा और सोचा कि वो बचपन से ही उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी और उसका अफेक्शन कहीं नहीं गया है। कम से कम वो ऐसा मानता है। वो उसकी अकेली फैमिली है। वो हमेशा से उसकी पर्सनल सर्वेंट रही है, लेकिन हाल के दिनों में वो टेक ओवर कर रही है। मोस्ट लाइकली वो एक हार्ड टाइम से गुजर रही है। उसने उसे हक किया, उसका नाम लिया और कहा कि वो उसका ग्रेटफुल है। वो इस वजह से बहुत एम्बैरेस्ड थी और उसने कहा कि वो उसे जरूर रीपे करेगा। वो उस पर ट्रस्ट करेगी और वेट करेगी, राइट? उसने भी उसे हक किया और कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करती है और उसके लौटने का वेट करेगी, लेकिन वो उसे मिस करेगी। उसने भी वैसा ही किया और उसके बाद कहा कि वो साल के एंड में वापस आएगा। वो तब तक पेशेंट रहेगी, राइट? वो मान गई और उसने कहा कि जब वो दूर हो तो उसे घर का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद वे कैरिज से एकेडमी गए और उसने सोचा कि वो कुछ समय के लिए उसके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसे अपनी पढ़ाई खत्म होने तक वेट करना था। उसने कहा कि जब वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाएगा और ड्यूक का घर छोड़ देगा तो वो आ सकती है। वो उसके सामने बैठी और पूछा कि क्या वो इस बारे में श्योर है। वो मान गया और उसने कहा कि उसे लगा कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसने भी वैसा ही किया और उसने कहा कि अगर कैरन उसे माफ कर देती है तो वे एक रियल फैमिली बन सकते हैं। वो इस बात से सरप्राइज्ड हुई और एम्बैरेस्ड फेस के साथ मान गई। उसने सोचा कि वो बहुत स्वीट है और वो इसे एडोर करता था। जब वे एकेडमी पहुंचे तो वो चला गया और कहा कि अब एक नई लाइफ की ओर एक स्टेप लेने का टाइम है। सिर्फ कैरेज के पास खड़ी थी, उसे बुलाया और कहा कि वो उसे लक विश करती है। उसने एक फ्रेंडली स्माइल के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया और एकेडमी ग्राउंड्स में एंटर कर गया। वो डॉम के करीब गया और सोचा कि उसे यहाँ अपने एस्कॉर्ट से मिलना था। एक लड़की उसके पास आई और पूछा, आप मास्टर ल्यूक हैं, राइट? वो मुड़ा, कुछ पूछने ही वाला था और उसने तुरंत कहा कि उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वैसा ही है जैसा उसके फादर ने उसे डिस्क्राइब किया था। वो माफी मांगती है। वो अब अपना इंट्रोडक्शन देगी। वो बैरन मॉल्स ग्लिको की बेटी है। उसका नाम रिवेरा है। उसने उसके फादर को एक स्माइल के साथ उसके छोटे नाम से बुलाया और पूछा, तो वो उसकी बेटी है? उसने सोचा कि मेन कैरेक्टर अपने फादर की तरह दिखती है। फनी बात है कि वो भी अपने फादर की तरह दिखती है। उसे उसके एस्कॉर्ट के रूप में असाइन किया गया था। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसके बगल में चली और कहा कि वो अकेला है जो उसके फादर को ऐसे बुलाता है। उसने पूछा कि क्या वो उसे भी उसके छोटे नाम से बुला सकता है। उसने उसे अपने फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए कहा और उसने पूछा कि क्या उसे मैजिक पसंद है। उसने एक हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वो इसे एडोर करती है और फ्यूचर में मिनिस्ट्री के लिए काम करना चाहती है। जब उसने कहा कि वो इसे समझ गया तो वो थोड़ी अपसेट थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वो जरूर सक्सेड करेगी। उसने थोड़े सरप्राइज के साथ कहा कि आमतौर पर लड़कियां उसकी डिजायर पर हंसती हैं। वो ये नहीं समझ पाया और कहा कि वो टैलेंटेड है और मैजिक को सीरियसली लेती है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर खुश हुई और एक स्माइल के साथ कहा कि वो उसके सपोर्ट के लिए उसकी ग्रेटफुल है। वो उसकी एस्कॉर्ट होगी। उसने कहा कि उसे उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता था। उसने मना कर दिया और कहा कि वो उसकी देखभाल करना चाहती है और उसे और अच्छे से जानना चाहती है। उसने सोचा कि क्या वो उसे सच में इतना पसंद करती है। रिवेरा ने अपने ग्लासेज एडजस्ट किए और कहा कि उसका मैजिक एक आर्ट है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वो मैजिक से ऑब्सेस्ड है। आप गेम में उससे मिल सकते हैं।
अगर आप अपने मैजिक को लेवल अप करते हैं, वो उनमें से एक है जिनका मैजिक के लिए प्यार बहुत दूर तक जाता है। अगर वे मैजिक के बारे में बात करते रहे तो प्रॉब्लम्स होंगी। उसने कहा कि वे इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अब उसे मूव इन करने की जरूरत है। उसने कहा कि उसने पहले ही सब कुछ कर लिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे। उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि वो उसके एंथुजियाज्म से अमेज्ड है। उसने फिर पूछा कि क्या वो मैजिक के बारे में बात करना चाहती है। वो खुशी खुशी मान गई और कहा कि वे एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहां वे एक कप चाय पर बात कर सकें। वे एक टेबल पर बैठ गए। चाय की स्मेल ने उसका ध्यान खींचा और उसने कहा कि यह मैजिक के बारे में बात करने के लिए परफेक्ट चाय है। उसने इसे पीना शुरू किया और कहा कि यह बहुत टेस्टी है। उसने कहा कि वो ग्रेटफुल है कि वो बात करने के लिए मान गया। वो सीधे पॉइंट पर आएगी। उसे उसके मैजिक के बारे में उसकी ओपिनियन सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मान गया और उसने कहा कि सबसे पहले एट्रीब्यूटलेस मैजिक के बारे में। उसने इसके बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि क्या उसने इस तरह के मैजिक के लिए प्यार अपने फादर से इनहेरिट किया है। उसकी नॉलेज बहुत यूजफुल थी। उसने खुशी से कहा कि उसे लगा कि इसमें बस इनॉर्मस पोटेंशियल है। क्या उसे पहले से ही पता है कि वो आगे क्या करेगा? उसे तुरंत उसके फादर की याद आई और उसने सोचा कि वो उसके साथ मैजिक की स्टडी कर सकता है। उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म की और उसने कहा कि अब दिन के मेन इवेंट में जाने का टाइम है। वे एकेडमी के मेन हॉल में पहुंचे जहां एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली थी। एमसी चारों ओर देखने लगा और सोचा कि यहां बहुत से लोग हैं जिन्हें वो नहीं जानता। उन सभी लोगों के बीच उसने गेम के प्रोटैगनिस्ट को नोटिस किया। उसे पास्ट याद आया और उसने सोचा कि वो यहां है जिसने ये किया था। क्या उसने उसे नोटिस किया? उसने उसकी आंखों में हॉस्टिलिटी देखी और सोचा कि यह एक डिस्गस्ट का लुक था। यह उनकी पहली मीटिंग है। ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है, राइट? रिवेरा ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या कुछ गलत है। वो उसे देखता रहा और पूछा कि वो उसे इतनी हॉस्टिलिटी से क्यों देख रहा है। उसने अप्रेंटिस नाइट डैन की ओर देखा और पूछा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एनिमी फैक्शन की सेवा करता है। मार्शल फैमिली अभी भी रॉयल फैक्शन के हेड पर है। वैसे उसकी नेबर लेडी लिंगशान बहुत ब्रेव है। मैजिक उसका रास्ता नहीं है, लेकिन वो शील्ड की तरह एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल करने में अच्छी है। अगर उसे ठीक से याद है तो उसके मैजिक को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। ल्यूक ने सोचा कि क्या उसे सभी स्टूडेंट्स के मैजिक के बारे में पता है। लिंग शान गेम के प्रोटैगनिस्ट की चाइल्डहुड फ्रेंड और एक नाइट है। अगर आप उसे चुनते हैं तो यह मार्शल फैमिली का प्लॉट होगा। भले ही दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी काम न करे, आप हमेशा उसके पास लौट सकते हैं। वो एक अच्छी वाइफ बनेगी जो अपने बच्चों और हस्बैंड से प्यार करती है। अगर प्रोटैगनिस्ट उसे नहीं चुनता है तो उसका कैरेक्टर उसके साथ होगा। वो गेम के प्रोटैगनिस्ट के एनिमी के रूप में दिखाई देगी। उसके प्योर और काइंड कैरेक्टर का कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन उसने अपनी ब्यूटी का एक कतरा भी नहीं खोया है। यह एक मेस्मराइजिंग साइट है। उसका सर्वेंट डैन भी एकेडमी में पढ़ रहा है। एक कॉमनर होने के बावजूद वो एक नाइट बन गया और एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। बचपन से ही वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है। उसने एकेडमी में एंटर किया और अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की प्लानिंग कर रहा है। वो एक नोबल नाइट बनना चाहता है, लेकिन यह केवल उनके और एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन के बीच एक गैप को और बढ़ाएगा। अगर कुछ नहीं किया गया तो वो उससे भी नाराज हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स। स्टेज पर मौजूद आदमी ने कहा कि अर्सिदास की देवी एरिन अशिल्डी वेलकमिंग स्पीच देंगी। अर्सिदास किंगडम की पहली प्रिंसेस स्टेज पर आई और अपनी स्पीच देना शुरू किया, जिससे उसे जम्हाई आने लगी और उसने कहा कि वो कितनी देर तक बोली। यह बहुत बोरिंग था। रिवेरा ने पूछा, वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या यह सच है कि उसने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया? उसने मना कर दिया और सोचा कि उसे गेम में भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस ब्यूटीफुल है, उसमें और कुछ नहीं है। वो अपनी सिस्टर आयरिस से पहले ही तंग आ चुका है और उसकी ब्यूटी उसके लिए काफी है। उसने कहा कि इसके अलावा उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि वो चुप नहीं बैठने वाला। उसने वो पिलो निकाला जिसे वैल हग कर रहा था और उसने पूछा कि क्या वो रेस्ट करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या वो ऐसा कर सकता है। वो मान गई और कहा कि इसके अलावा वो इंटरेस्टेड थी। हालांकि वे अभी बात नहीं कर सकते थे, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो उसे जगा देगी। उसने उसे थैंक यू कहा और कहा कि वो उसकी सेवियर है। वो पिलो पर लेट गया, सोने लगा और सोचा कि वो बहुत खुश है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। थोड़ी देर बाद रिवेरा ने उसे जगाने की कोशिश करते हुए बुलाया और उसने पूछा कि क्या यह खत्म हो गया है। उसने हाँ कहा और कहा कि अब उठने का टाइम हो गया है। सब लोग पहले ही जा चुके थे। उसने पिलो को मैजिक बैग में वापस रखना शुरू कर दिया और उसने पूछा कि क्या यह वही पिलो है। जब उसके फादर उससे पहली बार मिले तो उन्होंने उसके पिलो को हवा में तैरते हुए देखा। उसे यह याद आया और उसने एक स्माइल के साथ कहा कि अब वो समझ गया, वो उसे किसी दिन इसका इस्तेमाल करने देगा। बहुत कन्वीनियंट था। उसने एक हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वो ये सुनकर बहुत खुश है। हालांकि वो अचानक डिसैटिस्फाइड हो गई और जोर से कहा कि वो इसे अभी ट्राई करना चाहेगी, लेकिन वे अभी खत्म नहीं हुए थे। एमसी ने उसका हाथ पकड़ा और जाने लगा और कहा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो इस बात से बहुत कंफ्यूज थी। उसने उसे जाने दिया और पूछा कि क्या वो इसके खिलाफ है। उसने उसका हाथ पकड़ा, इससे इनकार किया और कहा कि हालांकि वो पहली बार किसी लड़के के साथ हाथ पकड़ रही थी।
उसने एक स्माइल के साथ कहा कि फिर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्या वो उसे क्लास तक छोड़ सकता है? वो बहुत एम्बेरेस्ड थी और कहा कि वो उस पर रिलाई कर रही है। उसके बाद हॉलवे में वे लिंग शान से मिले, जिसने उन्हें देखा और कहा कि यह वल्गर है। रिवेरा इस बात पर इंडिग्नेंट थी और जोर से पूछा कि वो क्या था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने एक काम एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वो उन्हें इग्नोर कर सकती है। वो अभी भी इस बारे में अनहैप्पी थी और पूछा कि क्या इससे उसे गुस्सा नहीं आया। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो मुस्कुराई और कहा कि उसे उससे यही उम्मीद करनी चाहिए थी। वो सरप्राइज्ड हो गई जब उसने पूछा, वैसे भी तुमसे बात करना फन था, तो मैं अपनी एनर्जी किसी और चीज पर क्यों वेस्ट करूं? वे आगे बढ़े और उसने पूछा कि क्या उसे सच में उसके साथ मजा आया। उसने हामी भरी और उसने खुशी से कहा कि उसे भी उससे बात करने में मजा आया। उन्हें यह सब जल्दी खत्म करना चाहिए। वे अपनी क्लास 0 में आए, एक दूसरे के बगल में बैठ गए और ल्यूक ने सोचा कि ऐसा लगता है कि वे कहीं भी बैठ सकते हैं। उसके बाद टीचर क्लासरूम में एंटर हुए और कहा कि ग्रेट, सब यहाँ हैं। उसने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। वो उनका होमरूम टीचर ग्लोरेन रिसर्च था। उसने उसे देखा और सोचा कि उसने गेम में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। एक लड़की भी उसके साथ एंटर हुई और कहा कि वो होमरूम टीचर की असिस्टेंट होगी। उसका नाम सिरस था। उसने सोचा, ये रही वो सबसे मुश्किल से जीतने वाली हीरोइन, एक विच जिसने एबिस का मैजिक देखा है और जिसकी एज अननोन है। होमरूम टीचर ने कहा कि क्लास में 20 लोग हैं, जिनमें एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। उनके स्कोर की परवाह किए बिना वो उन्हें उनकी एबिलिटीज के आधार पर इवैल्यूएट करेगा। एकेडमी का स्टूडेंट मूरियल नाम का एक कॉमनर उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था। लिंगशान ने हाथ उठाया। उसने उसे बोलने की इजाजत दी और उसने पूछा, अगर वो उन्हें उनकी एबिलिटीज के आधार पर इवैल्यूएट करने जा रहा है तो वो इसे कैसे मेजर करेगा? उसने एक स्माइल के साथ कहा कि यह एक एक्सीलेंट क्वेश्चन था। उसने अपना हाथ दिखाया और जोर से कहा कि उनके पास एक ग्रेट इन्वेंशन है, एक मैजिक वॉच। उन्हें इसे एक्टिवेट करने के लिए अपनी मैजिकल पावर को इसमें चैनल करना होगा। इस ग्रेट इन्वेंशन के लिए थैंक्स। कोई भी किसी भी समय अपनी रैंक और मैजिकल पावर चेक कर सकता है। उसके सामने एक होलोग्राम दिखाई दिया और उसने सोचा कि ये गेम से एक स्टैट्स विंडो है। इसमें लिखा था कि वो 15 साल का है, लेवल 1, डिफीटेड मॉन्स्टर्स की संख्या 0, क्लास एफिलिएशन क्लास 0 और भी बहुत कुछ। क्लोरिन ने पूछा, क्या उन सब ने वॉचेस एक्टिवेट कर ली हैं? अब उनकी मैजिक पावर रिकॉर्ड हो गई थी। स्टैट्स अब सभी को दिखाई दे सकते थे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्या वे इसके काम करने के लिए डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम विंडो में मास्टर्ड मैजिक, बिना एट्रीब्यूट वाला मैजिक, एवरीडे मैजिक, मैजिक एनहांसिंग मैजिक, सपोर्ट मैजिक, हीलिंग मैजिक और स्लीप और लेजीनेस एट्रीब्यूट्स के साथ अननोन मैजिक लिस्टेड था। अननोन मैजिक ने उसका ध्यान खींचा और होमरूम टीचर ने कहा कि उनके ग्रेड्स और रैंक्स सभी के लिए अवेलेबल हैं। उन्होंने उन्हें भी देखा। उसने सिस्टम विंडो को देखा और सोचा कि ये 300 स्टूडेंट्स की रैंकिंग है। जनरल स्किल्स में एरॉन ने फर्स्ट प्लेस लिया और वो सेकंड था। प्रैक्टिकल स्किल्स में रूबी फर्स्ट थी और वो 10वें स्थान पर था। एकेडमिक परफॉर्मेंस में मेरिल फर्स्ट थी और वो 5th था। रिवेरा ने मैजिक में फर्स्ट प्लेस लिया और वो सेकंड था और उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ सोचा कि वो जानता था कि ऐसा होगा। ग्लोरिन ने एक बड़ी स्माइल के साथ पूछा, वे इसके बारे में क्या कहेंगे? मैजिक टूल्स ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन का एक डायरेक्ट पाथ है। वे एग्री करते हैं, राइट? वो कुछ कहता रहा और सिरस ने कहा कि उसे खुद को संभालना चाहिए, उन्हें कंटिन्यू करना होगा। उसने इसे देखा और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा कि यह एक बहुत ही एक्सेंट्रिक पर्सन है। एमसी उसकी ओर झुका और पूछा कि उसके पास क्या है। वो सरप्राइज से बहुत जोर से चिल्लाई, जिससे आसपास के सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। जिसके बाद उसने कहा कि वो इसे बाद में दिखाएगी। इसके बाद होमरूम टीचर शांत होने के लिए विंडो के पास गया और उसके असिस्टेंट ने कहा कि उन्हें एकेडमी में लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। वे खुद चुनेंगे कि वे क्या पढ़ेंगे। रैंक्स बस इनिशियल असेसमेंट्स। वे खुद फ्यूचर चुनेंगे कि वे अपने लिए क्या चाहते हैं। उनकी ग्रोथ खुद पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर वे अपना सब कुछ नहीं देते हैं तो वे बॉटम पर पहुंच जाएंगे। यही रियलिटी है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। एकेडमी फेंसिंग टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है। यह एकेडमी का सबसे बड़ा इवेंट है। भले ही उनके ग्रेड्स खराब हों, उन्हें वहां खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा विनर को नोबल नाइट का टाइटल मिलेगा। वे चाहें तो टूर्नामेंट के विनर को भी चैलेंज कर सकेंगे। उन्हें उस दिन के लिए तैयारी करनी होगी। उसने सोचा कि डैन एक नोबल नाइट बनना चाहता है, जिसका मतलब है कि वो टूर्नामेंट जीतना चाहता है। ये उसके करियर में उसके लिए यूजफुल होगा। उसने कहा कि टूर्नामेंट की तैयारी के लिए उनके सिस्टम में ट्रेनिंग ड्यूल्स शामिल हैं। एसेंशियली ये रैंक्ड ड्यूल्स हैं। वे वॉचेस पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं और वो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी करेगी। एसेंशियली रैंक्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ल्यूक ने सोचा कि अगर वो उसकी बताई बातों को जनरलाइज करे तो बेसिक रूल्स ये हैं कि लोअर रैंक वाले हायर रैंक वालों को चैलेंज कर सकते हैं। आप ड्यूल से मना नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वो जवाब नहीं देता फाइट शुरू नहीं होगी।
अगर चैलेंजर जीतता है तो वो रैंक में ऊपर जाएगा और अच्छे ग्रेड्स पाएगा। अगर वो हार जाता है तो उसी ओपोनेंट को 6 महीने तक दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप एक ही ओपोनेंट से 5 बार हार जाते हैं तो आपको अपनी स्वॉर्ड उन्हें सरेंडर करनी होगी। ड्यूल्स और टीम फाइट्स होती हैं। आप इनमें से हर टाइप के ड्यूल में दिन में सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे कि इलनेस के केस में आप एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप ड्यूल की डेट को बहुत ज्यादा डिले करते हैं तो इसे एक टेक्निकल डिफीट माना जाएगा। ये सब कुछ एक गेम जैसा लगता है। रूल्स एक्सप्लेन किए जाने के तुरंत बाद उसके कैरेक्टर ने डैन को चैलेंज किया और उसे पहली फाइट में हरा दिया। एसेंशियली ये प्लॉट के लिए एक नेसेसरी ड्यूल है जो उनके बीच राइवलरी शुरू करता है, लेकिन वो बहुत लेजी है और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। डैन ने हाथ उठाया और टीचर को बुलाया। उसने अपना नाम फिर से पूछा और उसने पूछा कि वो पहला चैलेंज कब कर सकता है। ग्लोरिन ने कहा कि जैसे ही उन्हें वॉच मिली ये पहले से ही पॉसिबल था। वो मुड़ा, जोर से प्रोटैगनिस्ट का नाम लिया और कहा कि उस केस में वो उसे चैलेंज करता है। उसकी वॉच पर एक नोटिफिकेशन आया और उसने सोचा कि ये शुरू हो गया है। उसे चैलेंज किया जा रहा था गेम के विलन के साथ एक ट्रेनिंग बैटल। ओरिजिनल प्लॉट में ट्रेनिंग बैटल इस तरह से हुई थी। उसके कैरेक्टर को सिर्फ ह्यूमैनिटीज में ट्रेन किया गया था। नेचुरली फ्यूचर नाइट ने उसे आसानी से हरा दिया। इसके बाद उसे उसके खिलाफ एक ग्रज रखना चाहिए। वो एकेडमी में भी नोटिसेबली ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उसकी स्कूल लाइफ फलेगी फूलेगी। इनफैक्ट ये उसकी सक्सेसफुल लाइफ का एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। ओरिजिनल में उसका कैरेक्टर बस इस बात से फ्यूरियस था कि एक कॉमनर ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत की। उसने ये याद करना खत्म किया और एक काम एक्सप्रेशन के साथ कहा कि उसने मना कर दिया। डैन ने एक एरोगेंट स्माइल के साथ पूछा, क्या वो सच में डर गया था? उसने शांति से कहा कि वो बस लेजी है। वो जानता है कि वो सेकंड प्लेस पर है, लेकिन उसका क्या? उसने कहा कि वो 20वें प्लेस पर है। एमसी ने पूछा, वो समझता है कि इस ड्यूल में उसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, राइट? वो एक ऐसे इडियट से नहीं लड़ना चाहता जो ये भी नहीं समझता। लिंग शान खड़ी हो गई और जोर से कहा कि उसने इंटरवीन करने की इजाजत मांगी है। वो किंगडम का एक वर्दी नोबल है और उसे अपने ऊपर फेंके गए चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। उसने इंडिफरेंटली पूछा, तो शायद वो उससे लड़ेगी। वो भी एक हाई रैंक है, राइट? या वो भी मना कर देगी? वो जो सुन रही थी उससे कंफ्यूज्ड थी और उसने सोचा कि वो हमेशा से हॉट टेम्पर्ड रही है। वो बस सबकी नजरों से दूर रहना चाहता है। इन सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन उसकी लेजी लाइफस्टाइल के खिलाफ है। वो माफी मांगता है, लेकिन वो बहुत लेजी है। एरिना खड़ी हो गई और कहा कि हालांकि डैन के पास एक्सीलेंट फाइटिंग स्किल्स हैं और उसके पास मैजिकल स्किल्स हैं, वो उनके बीच एक बैटल देखना चाहेगी। वो खुश थी कि उसने इंटरवीन किया और उसने लॉर्ड डिस्कास्टोस को बुलाया और कहा कि अगर वो मना करना जारी रखता है तो वो रैंक खो देगा। उसे एकेडमी के रूल्स का पालन करना होगा। इसके अलावा एक एरिस्टोक्रेट को अपने लोगों के रिक्वेस्ट का जवाब देना होगा। एक एरिस्टोक्रेट की यही ड्यूटी है। रिफ्यूजल बस अनएक्सेप्टेबल है। वो इस बात से बहुत अनहैप्पी था और सोच रहा था कि क्या उसने टीचर की बात भी सुनी थी। एकेडमी में उन्हें एबिलिटीज से इवैल्यूएट किया जाता है, ओरिजिन से नहीं। क्या वो यह पहले ही भूल गई थी? उसे यह प्रिंसेस सच में पसंद नहीं है, लेकिन वो उसे बस मना नहीं कर सकता। उसने फिर भी कहा कि चूंकि हर हाइनेस ने पूछा है तो वो मान गया। उसने सोचा कि ऐसा लगता है कि वो अकेले सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता। वो एरिना में आया और सोचा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे किसी भी चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कितनी नफरत थी। अपना रोल पूरा करने के लिए उसे यह फाइट हारनी थी, लेकिन क्या वो सच में हारने वाला था? रिवेरा उसके बगल में चली और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने सुना था कि उसे फिजिकल एक्टिविटी पसंद नहीं है। उसका ओपोनेंट मार्शल फैमिली का एक नाइट अप्रेंटिस था और उसके टेस्ट रिजल्ट्स को देखते हुए वो फाइटिंग का आदी था। ल्यूक ने एक स्माइल के साथ वैल को बुलाया और कहा कि सब कुछ ठीक है, वो इस बात का यकीन कर सकती है। उसने जोर से जम्हाई ली और उसने कहा कि वो कितना मिस्टीरियस आदमी है। वो यूनिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था और वो एक हाई रैंकिंग एरिस्टोक्रेट भी था जो लड़ना नहीं चाहता था। उसने उससे सवाल किया और उसके टोन में एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या वो सच में एक एरिस्टोक्रेट जैसा दिखता है। उसने सिर हिलाते हुए कंफर्म किया और एक्सप्लेन किया कि एरिस्टोक्रेट्स में से अक्सर एक कांपने वाली ऑरा निकलती है क्योंकि वे हमेशा अपने अपीयरेंस के पीक पर होते हैं। उसने जल्दी से क्लैरिफाई करते हुए उसे यकीन दिलाया कि उसके वर्ड्स का मकसद उसे किसी भी तरह से हर्ट करना नहीं था। एक रिलीफ की फीलिंग उसके अंदर दौड़ जाती है और वो एडमिट करता है कि ये सुनकर उसे सच में बहुत खुशी हुई। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ फाइनली अब वो श्योर हो सकता था कि वह उसके लिए अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखती है। उसके इस अजम्पशन से स्टन्ड होकर वो जोर से इस बात से इनकार करती है और उसकी आवाज तेज हो जाती है जब वो डिक्लेयर करती है कि वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। ऐसे ही वे ग्रैंड एरिना में पहुंचे, उसे एहसास हुआ कि यह मैसिव स्टेज ही एंट्रेंस एग्जाम की जगह है। उसकी नजरें पैक्ड स्टैंड्स की ओर गईं और उसने अनुमान लगाया कि यह भारी भीड़ टॉप रैंक बैटल के लिए एक्साइटमेंट से भरी हुई है। ठीक तभी ग्लोरिन एरिना के सेंटर में आता है और उसकी आवाज गूंजती है जब वो पूछता है कि क्या कॉम्बैटेंट्स तैयार हैं। डैन अपनी सहमति में दहाड़ता है
और बोल्डली प्रोक्लेम करता है कि वह अपने ओपोनेंट को एक हार्श लेसन सिखाने और उसे उसकी जगह दिखाने वाला है। उसे क्लियरली याद आता है कि उसने इसी बंदे को एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान बेशर्मी से सोते हुए देखा था। चैलेंजर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी कंपेनियन की ओर मुड़ता है और शांति से पूछता है कि क्या वह उसके लिए यहाँ वेट करेगी। वह सिर हिला देती है और यह खुला अपमान उसके ओपोनेंट को गुस्से से भर देता है, जो फिर चिल्लाता है कि उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। फाइनली उसकी ओर फेस करते हुए वह एक ठंडे गुस्से वाले टोन में जवाब देता है कि उसने शोर तो सुना, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कोई ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं किया। इन शब्दों पर उसके ओपोनेंट का गुस्सा और भी तेज हो गया और वह दहाड़ते हुए उसका करंट लेवल जानने की डिमांड करता है। वह मन ही मन सोचता है कि लेवल्स तो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने से ही बढ़ते हैं, लेकिन हमारा हीरो गेम के कन्वेंशनल रूल्स के बाहर ऑपरेट करता है और उसने लेवल अप जैसी फालतू चीजों पर कभी एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं किया है। फिलॉसफी में रॉ स्किल और चालाक स्ट्रैटेजी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं। चमकती हुई सिस्टम विंडो पर नजर डालते हुए वो लापरवाही से कंफर्म करता है, हाँ मैं लेवल 1 हूं। उसका ओपोनेंट इस रेवलेशन से पूरी तरह से चौंक गया था और अविश्वास में चिल्लाया, एक एरिस्टोक्रेट जिसने कभी एक भी मॉन्स्टर से फाइट नहीं की, यह आइडिया ही बेहुदा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप सोचता है, इस बेतुके विचार पर सवाल उठाते हुए कि हर एरिस्टोक्रेट को मॉन्स्टर से फाइट करना ही पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसके ओपोनेंट ने जोर से डिक्लेयर किया कि यह मजाक उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। ग्लोरिन की आवाज ने टेंशन को चीर दिया और उसने दोनों पार्टिसिपेंट्स को कॉम्बैट के लिए अपनी अपनी पोजीशंस लेने के लिए बुलाया। एकदम शांत एक्सप्रेशन के साथ हमारे एमसी ने एक अच्छी और क्लीन फाइट की अपनी सिंपल सी उम्मीद बताई। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरे एरिना में गूंज उठा। फर्स्ट रैंकिंग फाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही सिग्नल दिया गया वह अपने ओपोनेंट के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, ये याद करते हुए कि गेम के ओरिजिनल सिनारियो में उनके बीच पावर गैप बहुत बड़ा था। इसके बावजूद एक कॉन्फिडेंट थॉट उसके दिमाग में आया, मैं इसे सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। अपनी पावर वेल को समन करते हुए उसने अंदर ही अंदर फैसला किया कि वह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। उसका ओपोनेंट इतना प्राउड था कि वो कभी हार नहीं मानेगा, जिसका मतलब था कि रेफरी को ही इसे खत्म करना होगा। बड़ी आसानी से उसने अपनी यूनिक मैजिक का इस्तेमाल करके डैन के अटैक को नलीफाई कर दिया और उसे एक घमंडी स्माइल के साथ घूरने लगा। कुछ ही पलों बाद उसने अपने ओपोनेंट को रॉ एनर्जी से हवा में असहाय रूप से लटका दिया और सोचने लगा कि क्या यह डिसाइसिव मोमेंट है। जैसे ही वो अपनी सोर्ड से फाइनल ब्लो देने की तैयारी कर रहा था, डैन ने एक सडन डेस्परेट स्विंग के साथ उसे डिसआर्म कर दिया। उसने अपने ओपोनेंट के पिटे हुए चेहरे को एसेस किया और ठंडे कैलकुलेशन के साथ नोट किया कि अभी तक कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। उसे गेम का नैरेटिव याद आया, ओपोनेंट अपना स्पेशल मूव यूज करके जीतता है, लेकिन इस रियलिटी में हारना कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी जब उसने डिक्लेयर किया, इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। जैसे ही डैन आने वाले पंच को ब्लॉक करने के लिए तैयार हुआ, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक स्लीप स्पेल यूज किया जिसने तुरंत उसकी चेतना छीन ली। ल्यूक ने सिचुएशन को इंटरनली एनालाइज किया, ये महसूस करते हुए कि उसके ओपोनेंट का स्पेशल मैजिक एक सिंपल स्टैट बूस्टिंग एबिलिटी थी। एक्चुअली में ये एक चीप चीट मैजिक से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी करंट दयनीय रूप से कमजोर हालत में इससे मिलने वाला बूस्ट पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट होगा। हालांकि इसका इफेक्ट उसकी मैजिकल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ बढ़ता है, लेकिन वो करंटली एक सिंपल स्लीप स्पेल को रेजिस्ट करने के लिए बहुत कमजोर है। जीत तो उसकी थी, लेकिन वह अभी तक पब्लिक की नजरों में वो विलेन वाला इमेज नहीं बना पाया था जो वह चाहता था। उसने फैसला किया कि कुछ और ड्रामेटिक करने की जरूरत है। उसने बेहोश डैन को अपने मैजिक से हवा में ऊपर उठाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान लिंग शान जोर से चिल्ला उठी। आखिर तुम कर क्या रहे हो? उसने डिमांड की। ग्लोरिन की आवाज गूंजी, उसका नाम पुकारते हुए और उसे डैन को छोड़ने का कमांड देते हुए, क्योंकि मैच पहले ही जीता जा चुका था। वह लापरवाही से सहमत हो गया, अचानक अपने मैजिक को बंद कर दिया और डैन को जमीन की ओर गिरने दिया। यह सीन देखकर वो डर गई। सुपरवाइजिंग टीचर तुरंत आगे बढ़ा, गिरते हुए स्टूडेंट को ठीक समय पर पकड़ लिया और उसे धीरे से जमीन पर लिटा दिया। उसका चेहरा घृणा से बिगड़ गया। उसने उस पर चिल्लाते हुए उसे कायर कहा और फिर एक तीखा सवाल पूछा, क्या तुम सच में उस पर तब अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे जब वो पूरी तरह से डिफेंसलेस और बेहोश था? वो एक पल के लिए चौंक गया, मन ही मन सोच रहा था कि क्या वह सच में मैच के विनर को इंसल्ट करने की हिम्मत कर रही है। क्या एक हाईबोर्न एरिस्टोक्रेट को सच में ऐसा बिहेव करना चाहिए? उसने सरकास्टिकली सोचा। उसकी नजरें ठंडी और इमोशनलेस हो गईं जब उसने सपाट रूप से कहा, तुम सबने ये फाइट मुझ पर थोपी थी, तुम्हें बस वही रिजल्ट मिला जो तुम चाहते थे। फिर वो स्टैंड्स में मौजूद हैरान ऑडियंस की ओर मुड़ा और उसकी आवाज गूंजी, क्या तुम सबने ठीक से देखा? उसने यहीं और अभी किसी भी चैलेंजर को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी तैयारी डिक्लेयर कर दी। इसे एक स्पेशल सर्विस समझो, मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक फेवर। शायद तुम में से कोई मेरी इस थकान का फायदा उठाना चाहता है। उसने ताना मारा। लिंगजुआन उसके इस घमंड पर अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी और वो चुपचाप गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। उसकी आंखें भीड़ को स्कैन करने लगीं। क्या सच में कोई नहीं है?
उसने घमंड भरे लहजे में पूछा। बहुत अच्छे। तो फिर ये तुम सबके लिए एक डिक्लेरेशन है। तुम लोग नॉलेज रखने वालों की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, मतलब मेरी, और मैजिक की स्टडी के लिए सम्मान दिखाओगे। इसके अलावा मैं उन बेवकूफों से नफरत करता हूं जो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। एक खतरनाक एनर्जी उसकी हथेली में जमा होने लगी जब उसने एक डार्क वार्निंग दी, अगर उसकी तरह कोई और सैवेज मुझे चैलेंज करना चाहता है। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उस एनर्जी को एक झटके में खत्म कर दिया और अपनी धमकी पूरी की। तो मैं तुम में से हर एक को इसका पछतावा कराऊंगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह परफॉर्मेंस निश्चित रूप से उसके क्लासमेट्स को उसकी विलेनी की कहानियां फैलाने पर मजबूर कर देगी। उसका अल्टीमेट गोल सिंपल था, यह पक्का करना कि कोई भी उसे दोबारा चैलेंज करने की हिम्मत न करे। लिंगशान, जिसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, ने जोर से डिक्लेयर किया कि उसके एक्शंस को बिना पनिशमेंट के नहीं जाने दिया जाएगा। टैन फिर से उठेगा और वो तुम्हें हराएगा, ये बात तुम अच्छे से याद रखना, उसने गुस्से से कहा। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी धमकियों की ओर पीठ की और शांति से रिवेरा के साथ एरिना से बाहर निकलने लगा। रिवेरा ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी कंफ्यूजन थी और पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? हमारा प्रोटैगनिस्ट सचमुच पजल्ड लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। उसने क्लैरिफाई किया, मेरा मतलब है कि तुम्हारा इरादा उसे कभी गिरने देने का नहीं था, तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उसने जानबूझकर एक जम्हाई ली और बस इतना कहा, मैं इन सब चीजों के लिए बहुत लेजी हूं। एक्सक्यूज बनाने में टाइम और एनर्जी वेस्ट करना इनएफिशिएंसी की हद है। इसके अलावा उसने एक आह भरकर कहा, कोई जस्टिस और प्राइड के जुनून वाले एक बेवकूफ को कॉम्प्लेक्स सच्चाई कैसे समझा सकता है? मन ही मन उसने फैसला किया कि वो पहले ही जरूरत से ज्यादा बता चुका है। एक पल के बाद उसने हार मान ली, तुम शायद इस बारे में सही हो। उसने एक थकी हुई नाखुशी की आह भरी जब एक अनजानी फीमेल आवाज ने अचानक उससे बात करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। योर हाइनेस, उसने उसे फॉर्मली एड्रेस किया और उसके आने का कारण पूछा। एरिना ने सीधे उसकी आंखों में देखा और जोर देकर कहा, तुम मुझे बस मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हो, आखिरकार हम क्लासमेट्स हैं। उसने एक हल्की स्माइल के साथ कहा। उसने भी उसी तरह जवाब दिया, उस केस में तुम भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकती हो। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछा। उसने आश्चर्यजनक रूप से साफगोई से कहा, पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा काफी अपीलिंग लगता है। उसने एक छोटा सा थैंक यू कहा, जबकि मन ही मन वो इस बात पर अफसोस कर रहा था कि आखिरी चीज जो वो चाहता था वो रॉयल्टी के साथ इन्वॉल्व होना था। उनकी पर्सनालिटीज में बिल्कुल जीरो कंपैटिबिलिटी थी। ये एक डिजास्टर था जो होने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने खुलासा किया, मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने मन ही मन इस कनेक्शन को स्वीकार किया। यह सच था, उनके बड़े भाई क्लासमेट्स थे। लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी, उसकी आंखें साजिश से चमक रही थीं। मैं डेस्कास्टोस फैमिली के एक मेंबर के रूप में तुम्हारी कैपेबिलिटीज में कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूं कि तुमने मुझे आज इतनी शानदार फाइट देखने का मौका दिया। हल्का सा झुककर माफी मांगते हुए उसने अपनी बात खत्म की। बस यही मैं कहना चाहती थी। फिर वह मुड़ी और चली गई और उसे उस अजीब बातचीत के पीछे के असली मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रिवेरा ने उसे जाते हुए देखा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि वो कभी भी सच में रिलैक्स नहीं कर सकती। वह रिवेरा की ओर वापस मुड़ा, अनजान बनने का नाटक करते हुए, और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही हो सकती है। उसके होठों पर एक जानने वाली स्माइल आ गई जब उसने बस उससे कहा कि वह उस पर ध्यान न दे। इतने केओस के बावजूद ये बिना किसी शक के एक शानदार पहला दिन था। उस रात बाद में कैरन ने उसे बालकनी में अकेले खड़े पाया और धीरे से पूछा कि वह वहां क्यों खड़ा है। हमारे एमसी ने जवाब दिया कि वो बस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर रहा है। उसने आगे कहा कि उसे उसके हाथ का बना खाना खाए हुए काफी टाइम हो गया था। मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, उसने एक सेटिस्फाइड आह के साथ कन्फेस किया। एक खुशी भरा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ गया जब उसने उसे बताया कि यह सुनकर वो कितनी खुश है। उसने एडमिट किया कि उसने इसे पकाने में अपना पूरा दिल लगा दिया था, खासकर यह उम्मीद करते हुए कि वो इसे एंजॉय करेगा। और पास आकर उसने उसे बताया, तुम्हारी शानदार कुकिंग की वजह से मेरा मूड हमेशा अच्छा हो जाता है। वह थोड़ा शर्मा गई और उसे वार्न किया कि वह उसकी ज्यादा तारीफ न करे, कहीं ऐसा न हो कि वह भावनाओं में बह जाए। एक अपूर्ण खुश मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई जब उसने उसे यकीन दिलाया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी उसने आगे कहा, मेरे लिए सब कुछ स्मूथली चल रहा है, मुझे तो रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं। उसने तुरंत उसे क्रेडिट दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह सब उसके गाइडेंस की वजह से हुआ है। उसने विनम्रता से इसे टाल दिया, यह दावा करते हुए कि उसने सिर्फ कुछ सिंपल टिप्स दिए थे। एक सक्सेसफुल बिजनेस का आइडिया खोजना एक रेयर टैलेंट है जो हर किसी के पास नहीं होता। यह अचीवमेंट, उसने डिक्लेयर किया, पूरी तरह से तुम्हारी अपनी काबिलियत का नतीजा है। उसने उसे धीरे से डांटा, यह कहते हुए कि वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट बन रहा है। जब तारीफ मिले तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, उसने सलाह दी।
उसने बस इतना जवाब दिया कि ऐसी तारीफ उसके लिए अननेसेसरी है। इसके अलावा अगर तुम्हारी फैमिली की दौलत बढ़ती है तो इससे मुझे भी फायदा होगा, है ना? उसके होठों पर एक स्माइल आ गई जब उसने कहा कि वो अकेला ऐसा एरिस्टोक्रेट है जिसे वो जानती है जो इतनी प्रैक्टिकल बात कह सकता है। उसका हाथ धीरे से उसके हाथ पर आया जब उसने कंफर्मेशन चाहा। तुम सीरियस हो, है ना? उसने कंफर्म किया कि वो सीरियस है, ये सोचते हुए कि वे हमेशा कितनी आसानी से घंटों बात कर पाते थे। उसकी अपनी फैमिली हमेशा उसके प्रति ठंडी और उदासीन रही थी। इसके अलावा उसकी आखिरी इच्छा एक लेजी पीसफुल लाइफ जीने की थी और उसकी कुकिंग उस ड्रीम का एक परफेक्ट कंपोनेंट थी। वह उसके बारे में ये सब समझती थी और बदले में उसने उसे अपना अनकंडीशनल सच्चा प्यार दिया। कैरन ने अपना सिर धीरे से उसके कंधे पर टिका दिया और उसकी आवाज धीमी थी जब उसने पूछा, क्या तुम मुझसे सिर्फ मेरी कुकिंग के लिए प्यार करते हो? अपनी बांह को उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटते हुए उसने धीरे से जवाब दिया कि वह उसके हर हिस्से से पूरे दिल से प्यार करता है। उसने धीरे से कहा कि यह सिचुएशन, उनका कनेक्शन, सब कुछ बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग था। अगर हम शादी के बंधन में नहीं भी बंधे होते तब भी तुम मेरे साथ इसी रूम में रहते। एक गहरे जेस्चर में ल्यूक उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और पूरी ईमानदारी से डिक्लेयर किया, इस पूरी दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। भले ही महान ड्यूकल फैमिली गिर जाए, भले ही काउंट की फैमिली धूल में मिल जाए, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर उसने धीरे से विनती की और उस शाम उसके साथ रहने की परमिशन मांगी। उसे एक प्लेफुल स्माइल के साथ विलेन कहते हुए उसने जोर से सोचा, इस दुनिया की कौन सी औरत तुमसे ऐसी रिक्वेस्ट को मना कर सकती है? जैसे ही वे वेल पर बैठकर डॉम से दूर उड़ गए, उसने कन्फेस किया कि अगर वह कभी किसी और के साथ आसमान में उड़ेगा तो वह जलन से भर जाएगी। उसने उसे एक जेंटल टोन में यकीन दिलाया कि वह निश्चित रूप से ऐसे सिनारियों से बचने की कोशिश करेगा। अगली सुबह अपनी डेली रनिंग के दौरान डैन ने साइड में देखा और इस बात से हैरान था कि इतनी सुबह और कौन बाहर हो सकता है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने मेन कैरेक्टर को देखा और उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। इतनी देर रात को डिस्कास्टोस से मिलना, क्या वो सच में कुछ बुरा प्लान कर रहा है? उसने बढ़ते शक के साथ सोचा। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने एक ट्रेस स्किल का यूज करके अपनी प्रैक्टिस शुरू की, डैन उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा और सोचने लगा, ये इतने फ्लूइड और इनक्रेडिबल मूवमेंट्स क्या हैं? ये ट्रेनिंग कम और एक ग्रेसफुल जानलेवा डांस ज्यादा लग रहा था। उसके मूवमेंट्स में एक अनडिनाइबल कैप्टिवेटिंग ब्यूटी थी जिसे देखना बहुत ही सुखद था। और फिर भी उस ग्रेस के नीचे वह एक अनुभवी प्रोफेशनल फाइटर की तरह प्रिसिजन और पावर के साथ मूव कर रहा था। कन्वेंशनल विजडम के अनुसार फिजिकल एबिलिटीज सीधे किसी के लेवल से जुड़ी होती हैं और हर रैंक अप के साथ बढ़ती हैं। इसलिए एक लोअर लेवल वाला बंदा क्लियरली बहुत ज्यादा कमजोर होना चाहिए। और फिर भी दुनिया के इस कठोर नियम के बावजूद वह उससे हार गया था। शुरू में उसने अपनी हार का दोष अपनी एक पल की लापरवाही पर मढ़ दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह एक बहुत बड़ी गलती थी। सच्चाई कठोर और अनडिनाइबल थी। उसके ओपोनेंट की फिजिकल एबिलिटी एक पूरी तरह से अलग लेवल पर थी। उनकी असली ताकत के बीच का गैप बहुत बड़ा और जिसे पार नहीं किया जा सकता वैसा लग रहा था। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था और उसने सिचुएशन की सच्चाई को जल्दी न समझने के लिए खुद को कोसा। हो सकता है कि वह एक घमंडी और बदतमीज होने की ऑरा दिखाता हो, लेकिन इन सब के नीचे वह इतनी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करता है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। डैन को खुद एक महान और सम्माननीय नाइट बनने के तरीकों में सख्ती से ट्रेनिंग दी गई थी। उसने ट्रेनिंग के लिए अनगिनत घंटे दिए थे और मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपना लेवल बढ़ाया था। उसके इंस्ट्रक्टर्स ने उसके दिमाग में ये फिलॉसफी डाल दी थी कि उसे पूरी तरह से खुद को बैटल की आर्ट में डेडिकेट करना होगा। फिर भी उन सभी एफर्ट्स और डेडिकेशन के बावजूद वो अभी भी इस रहस्यमयी बंदे से मीलों पीछे था। एक धीमी स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई जब उसने आसमान की ओर देखा और उसे आश्चर्य के साथ एहसास हुआ कि यह दुनिया वास्तव में कितनी विशाल और अजूबों से भरी है। यह नया पर्सपेक्टिव ऐसा था जिस पर उसे सीरियसली सोचने की जरूरत थी। नए जोश के साथ अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हुए उसने अपने विश्वास को फिर से कंफर्म किया कि बिना किसी शक के लगातार ट्रेनिंग ही ज्यादा ताकत का रास्ता है। लेकिन अब वह मेन प्रॉब्लम को समझ गया था। उसे सिर्फ अपनी मसल्स ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। उसकी मैजिक पर पकड़ कमजोर थी और उसकी एकेडमिक स्किल्स की कमी थी, लेकिन यह एकेडमी उसके लिए एक नया और तेज सेल्फ बनाने के लिए परफेक्ट जगह थी। एक नई जलती हुई इच्छा ने उसके दिल में जड़ें जमा ली। एक दिन उस आदमी को हराने की इच्छा। भले ही अभी जीत पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन वो ये इमेजिन किए बिना नहीं रह सका कि वो मोमेंट कितना इनक्रेडिबल होगा। उसने खुद से एक कसम खाई, वो उसे फिर से चैलेंज करेगा और अगली बार वह निश्चित रूप से उसे पार कर जाएगा। भले ही उनके बीच का गैप अभी बहुत बड़ा हो, लेकिन वो इसे कम करने के लिए अपनी पूरी आत्मा लगा देगा। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट हलचल भरे डाइनिंग हॉल में एंटर हुआ
जहां उसने आइरिस को देखा और एक वार्म गुड मॉर्निंग के साथ उसके पास गया। आइरिस, जो ब्रेकफास्ट में चाय और हनी एंजॉय कर रही थी, ने उसे और हमेशा साथ रहने वाली रिवेरा दोनों को ग्रीट किया। उसका नाम लेकर उसने उसे धीरे से याद दिलाया कि वो ठीक से खा रहा है या नहीं। उसने सहमति में सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि कैसे अपने सबसे खराब मूड में भी उसकी सिस्टर का केयरिंग नेचर हमेशा चमकता था। उसे पहले से ही पता था बेशक कि उसे भी एकेडमी में सक्सेसफुली एडमिशन मिल गया था। उसकी सिस्टर का नेचर हमेशा से ही अपने प्रियजनों के प्रति बहुत अटेंटिव और विचारशील रहा था। एक हाई रैंकिंग एरिस्टोक्रेट होने के बावजूद वह अपने आसपास के सभी लोगों के साथ सच्ची दयालुता से पेश आती थी। उसकी शानदार ब्यूटी और उसके जेंटल बिहेवियर के कारण कई लोग उसे एक जीती जागती संत मानते थे। उसने नए एप्लीकेंट्स के लिए वेलकम सेलिब्रेशन की अध्यक्षता करने में भी लीडिंग रोल निभाया था और उसने भी नए स्टूडेंट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फॉर्मली उसे ग्रीट करने के लिए अप्रोच किया था। मीनवाइल रॉयलिस्ट स्टूडेंट्स की आश्चर्यजनक हार के बारे में अफवाहें पहले ही पूरी एकेडमी में फैलने लगी थीं। उसने जाने से पहले अपनी सिस्टर को एक छोटा लेकिन वार्म गुड बाय कहा। रिवेरा ने एक रिस्पेक्टफुल बो के साथ अपना फेयरवेल दिया, जिस पर आइरिस ने सिर हिलाया और उन दोनों को मेहनत से काम करने के लिए एनकरेज किया। एक अजीब विचार उसके दिमाग में आया। उसे उसका हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए दवा देने की एक अजीब इच्छा महसूस हुई। बाद में अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद वह बाथरूम से बाहर निकला और तुरंत गुजरते हुए स्टूडेंट्स की नजरों को अपनी ओर खींचा, ये महसूस करते हुए कि उसका पहला ड्यूल एक सेंसेशनल टॉपिक बन गया था। रॉयलिस्ट फैक्शन उसे खुली दुश्मनी से घूर रहा था, जबकि दूसरे एरिस्टोक्रेटिक स्टूडेंट्स उसे एक नई और इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। दूसरी ओर न्यूट्रल पार्टीज बस इंटरेस्टेड थीं और इस बात को लेकर अनसर्टेन थीं कि इस कंट्रोवर्शियल नए फिगर को कैसे अप्रोच किया जाए। क्लासरूम में एंटर करते ही लिंगशान ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और उसकी नाखुशी उसके चेहरे पर साफ लिखी हुई थी। जैसे ही वह शांति से अपनी सीट पर बैठा, उसने सेटिस्फैक्शन के साथ सोचा कि उसकी पब्लिक थ्रेट काफी इफेक्टिव रही थी। कम से कम आने वाले कुछ टाइम के लिए कोई भी उसे बेवजह परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब था कि वह फाइनली अपना पूरा ध्यान उन एकेडमिक कामों पर लगा सकता था जो सच में मैटर करते थे। एजेंडा में सबसे पहले अपने इलेक्टिव कोर्सेज को चुनना। एकेडमी का करिकुलम मोटे तौर पर दो अलग अलग कैटेगरीज की क्लासेस में डिवाइड किया गया था। एक तो मैंडेटरी और बेसिक सब्जेक्ट्स थे जो हर किसी को लेने पड़ते थे, और फिर इलेक्टिव्स थे जिसमें एडवांस्ड मैजिक और प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स जैसे स्पेशल फील्ड शामिल थे। ओरिजिनल गेम में ये क्लासेस स्पेशली अलग अलग कैरेक्टर बिल्ड्स को लेवल अप करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन उसके लिए ऐसी क्लासेस पूरी तरह से अननेसेसरी थीं। वह बस उन सब्जेक्ट्स को चुनेगा जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। चूंकि प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स उसके लिए अननेसेसरी थीं, इसलिए लॉजिकल फोकस मैजिक की स्टडी में और गहराई से उतरना था। आखिरकार मैजिक की कन्वीनियंस में महारत हासिल करना उसके अल्टीमेट गोल, एक परफेक्ट लेजी लाइफ को अचीव करने के लिए बिल्कुल एसेंशियल था। एक स्माइलिंग रिवेरा उसकी ओर मुड़ी और पूछा कि क्या उसने अपनी क्लासेस के बारे में कोई फैसला कर लिया है। उसने कंफर्म किया कि उसने कर लिया है और अपने मेन सब्जेक्ट्स के रूप में एडवांस्ड मैजिक और मैजिकल टूल साइंस को चुना है, और बाकी के रिक्वायर्ड क्रेडिट्स के लिए उसने उन्हें उन सब्जेक्ट्स को चुनकर नेग्लेक्ट करने का प्लान बनाया जो सबसे कम परेशान करने वाले लगते थे। उसने खुशी से कहा कि उसने भी बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। क्योंकि आज कोई शेड्यूल्ड क्लासेस नहीं है, उसने सजेस्ट किया हमें ट्रेनिंग हॉल्स की ओर चलना चाहिए। उसका इंटरेस्ट बढ़ गया था। ट्रेनिंग हॉल्स? हमें वहां क्यों जाना चाहिए? उसने पूछा। वह उसकी ओर वापस मुड़ी और एक्सप्लेन किया कि हॉल्स में मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए प्राइवेट स्पेशलाइज्ड रूम्स हैं। अलग अलग रूम्स का एक्सेस स्टूडेंट की ऑफिशियल रैंक से तय होता है, उसने विस्तार से बताया। और जिनके पास रैंक 0 है, उसने एक महत्वपूर्ण नजर से कहा, उन्हें सभी फैसिलिटीज का एक्सेस दिया जाता है। उसने सोचा कि यह सिस्टम एक्सेप्शनल यंग टैलेंट्स को पोषित करने के लिए बिल्कुल ऑप्टिमल एनवायरनमेंट बनाता है। यह क्लियर था कि एकेडमी एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करती है। यह सब स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन की एक भयंकर भावना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने उसे सही हॉल की ओर गाइड किया और वह तुरंत उसके इंप्रेसिव विशाल इंटीरियर से प्रभावित हो गया। उसने वहां मौजूद अत्यधिक स्पेस पर टिप्पणी की और सवाल किया कि क्या यह सब जरूरी था। वह फर्श पर बैठ गई और रहस्यमय तरीके से अनाउंस किया कि एक आखिरी तैयारी करनी बाकी है। मैजिक के एक झटके के साथ पूरा स्पेस उनके चारों ओर बदल गया, एक ऐसा कारनामा जिसे उसने तुरंत उसके ध्यान में लाया। हमारा एमसी साफ तौर पर हैरान था। उसकी आंखें नए एनवायरनमेंट में घूम रही थीं जब उसने कहा कि कोई ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकली यहां रह भी सकता है। उसने एक क्यूरियस स्माइल के साथ पूछा कि क्या यह पहली बार है जब उसने इस लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी का मैजिक देखा है। उसने कंफर्म किया कि हाँ, और एक्सप्लेन किया कि उसकी अपनी फैमिली में वह मैजिकल आर्ट्स का अकेला प्रैक्टिशनर है। उसने एडमिट किया कि उसने किसी भी किताब में ऐसा स्पेल कभी नहीं देखा था, हालांकि ऐसी किताबों तक उसकी पहुंच काफी लिमिटेड थी। उसने अपनी सच्ची उम्मीद जताई कि वह उसे और भी बहुत कुछ सिखाने को तैयार होगी।
उसकी नजर फर्श पर बने जटिल पैटर्न पर पड़ी जब उसने पूछा, क्या ये एक मैजिक सर्कल है? जिन सर्कल्स को मैं जानता हूं रोजमर्रा के कामों के लिए, वे आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि इसके स्केल के बावजूद इस पर्टिकुलर सर्कल को ठीक से काम करने के लिए अभी भी काफी करेक्शन की जरूरत है। एक मैजिक सर्कल को परफेक्ट प्रिसीजन के साथ बनाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक फंडामेंटल स्किल है जिसमें महारत हासिल करनी ही होगी, उसने दृढ़ता से कहा। वैल को समन करते हुए उसने जोर से सोचा कि हालांकि मैजिक निस्संदेह कन्वीनियंट था, फिर भी इसमें कुछ हद तक एफर्ट और फोकस की जरूरत थी। बेशक वह एट्रीब्यूट लेस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि एक पावरफुल इमेजिनेशन के बिना ये पूरी तरह से यूजलेस होगा। लेकिन शुरुआती लर्निंग कर्व के बाद इसे मैनिपुलेट करना उसके लिए दूसरी आदत बन गया था, आसान और एफर्टलेस। उसने उसे गहरी नजर से देखा और पूछा कि क्या वह भी इस क्राफ्ट के प्रति यही फैसिनेशन शेयर करता है। वह पूरी तरह से उसका सामना करने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर एक विचारशील एक्सप्रेशन था। ये एक गहरी आर्ट है ना? एक खुशी भरी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई जब वह तुरंत सहमत हो गई, यह मानते हुए कि यह शेयर्ड पैशन ही वो कारण था जिसकी वजह से वो उसमें इतना इंटरेस्टेड थी। तो फिर उसने प्रपोज किया। उसका टोन अब ज्यादा बिजनेस लाइक हो गया था। क्या हम असली मुद्दे पर आए? उसने अपनी सहमति दी और वे दोनों टेबल पर बैठ गए। रिवेरा ने फिर कहा कि उनका पहला काम उसकी एबिलिटीज को डॉक्यूमेंट करना था। एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने उसे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक डेटा शीट दी। एज 15, लेवल 4, 36 मॉन्स्टर स्किल्ड, रैंक 0। उसकी स्टैंडिंग्स इस तरह लिस्टेड थीं: 7वीं ओवरऑल, 32वीं प्रैक्टिकल स्किल्स में, 10वीं बेसिक एकेडमिक्स में और मैजिक में एक इंप्रेसिव पहली रैंक। उसकी मैजिकल स्पेशलाइजेशन भी नोट की गई थी। इसमें शामिल थे एट्रीब्यूट लेस, एवरीडे यूटिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट और हीलिंग मैजिक्स। और उसकी एलिमेंटल एफिनिटी के लिए यह बस लिस्टेड था, वाटर एट्रीब्यूट मैजिक। उसके स्टैट्स को रिव्यू करने के बाद उसने पूछा, क्या वाटर एट्रीब्यूट का मैजिक यूज करना एक आसान काम है? उसने इस बात को कंफर्म किया और एक्सप्लेन किया कि वाटर की वर्सेटिलिटी इसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कामों के लिए एक एक्सीलेंट एलिमेंट बनाती है। उसने एक्साइटमेंट के साथ कन्फेस किया कि वो इसके फुल पोटेंशियल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुश्किल से ही इंतजार कर सकती है। ल्यूक ने उसके उत्साह को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही आइडियाज से भरी हुई हो। उसने उत्सुकता से सहमति जताई, ये कंफर्म करते हुए कि वो उनके फ्यूचर कोलैबोरेशंस का बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक शीट उसे सौंप दी और बस इतना कहा, और ये मेरा मैजिक है। इसे पढ़ते ही उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या तुम इस बारे में बिल्कुल श्योर हो? इस तरह का मैजिक, ये बहुत जरूरी है कि इसे एक गहरा राज बनाकर रखा जाए। उसने शांति से सहमति जताई, यह मेंशन करते हुए कि उसके अपने लोगों ने उसे पहले ही यही वार्निंग दी थी। तो फिर ये और भी ज्यादा सावधान रहने का कारण है, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। उसने उसे यह बताकर आश्वस्त किया कि उसके फादर भी सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ हैं, इसलिए सब कुछ कंट्रोल में है। इसके अलावा उसने एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ कहा, तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी और किसी को नहीं बताओगी, है ना? उसने उसकी आंखों में देखा और अपनी कसम खाई, ये वादा करते हुए कि उसका राज उसके पास सेफ है। फिर उसका दिमाग उसके ड्यूल पर वापस गया और उसे याद आया कि कैसे उसने डैन को एक ही स्लीप स्पेल से बेहोश कर दिया था। यह पहली बार था जब उसने इतने अनयूजुअल मैजिक को देखा था। तुम फ्यूचर में इस यूनिक मैजिक का इस्तेमाल करना जारी रखोगे, है ना? उसने अपनी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। मुझे मानना पड़ेगा, मैं इसे और देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। उसने सिर हिलाया, फिर अपने डॉक्यूमेंट के एक सेक्शन की ओर इशारा किया जिस पर अननोन लिखा था, ये मानते हुए कि ये पर्टिकुलर एंट्री कुछ चिंता का कारण थी। रिवेरा की आंखें उसकी उंगली के पीछे गईं। क्या तुम वैल की बात कर रहे हो? उसने पूछा। ये तुम्हारा अपना ओरिजिनल मैजिक है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड डेटाबेस में लिस्टेड नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने इस बात को समझा। तो ओरिजिनल मैजिक स्टैंडर्ड एनालिसिस टूल्स से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सिस्टम को इसे इवैल्यूएट करने के लिए पहले इसके डेटा को मैनुअली डेटाबेस में ऐड करना होगा, सही है? उसने कंफर्म किया कि इवैल्यूएशन टूल वास्तव में एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड और सूक्ष्म एनालिसिस करने में कैपेबल था। लेकिन उसने सोच समझकर कहा, एक डंजन के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसकी असली कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना बहुत फायदेमंद होगा। दुर्भाग्य से इस पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का कॉम्पैक्ट साइज इसके सभी एनालिटिकल फंक्शंस के यूज को रोकता है। एक प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए एक कहीं ज्यादा एडवांस्ड हाईटेक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। फिर भी एकेडमी के लिए एक ज्यादा कन्वीनियंट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना लॉजिकल है, भले ही उसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड हो। अगर उनका मेन गोल कन्वीनियंस नहीं था तो वो बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि उसने निर्णायक रूप से सिर हिलाया, ये कहते हुए कि उसे जल्द से जल्द एक सुपीरियर मैजिक वॉच ढूंढनी होगी।